वेलकम बैक स्नोबीज। इमेजिन करो तुम एक इंट्रोवर्ट टाइप बंदे हो, तुम्हें एलियन जैसी चीजों पे विश्वास करते हो। स्टोरी में एक लड़की है जो कांटाकुरा एक्टर से काफी ऑब्सेस है, जो कि भूतों पर विश्वास करती है। इस एनिमे का नाम है लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्टिंग में एक लड़के को देखते हैं जो कि लड़की से कुछ पैसे मांग रहा होता है डेट पे चलने के लिए, और कहता है मैं तुम्हें ओयो भी ले चलूंगा। ये सुनकर लड़की उसे एक घुमा के लात मार देती है। बंदा गुस्सा से तिलमिला उठता है, उल्टा उसे ही मार के वो चला जाता है। लड़का उससे ब्रेकअप कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये लड़की सैड होकर क्लास में रो रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे ताना मारते हुए कहती है तुम्हारी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। ये सुनकर लड़की और तेज तेज से रोने लगती है। ये लड़की कहती है मुझे वो लड़का इसलिए पसंद था क्योंकि वो कांटाकुरा की तरह दिखता था। फिर ये लड़की क्लासरूम के बाहर डॉम फ्लेमिंगो की तरह वॉक करते हुए जा रही होती है। एक क्लासरूम के बाहर वो एक लड़के को देखती है जिसको बाकी लड़के परेशान कर रहे होते हैं। ये लड़की उसे बचाने के लिए उसके पास जाकर बैठ जाती है। लड़का कुछ पढ़ रहा होता है। ये लड़की वो कहती है ये क्या पढ़ रहे हो, और उसकी बुक देखने लगती है। इसके बाद ये लड़की क्लासरूम के बाहर जब जा रही होती है तभी लड़का आता है इसके पास और इस लड़की से कहता है तुम मुझे पसंद करती हो ना। लड़की भी शॉक हो जाती है क्या, और उल्टा उसे डांटने लगती है तू पागल वागल हो गया है क्या। लड़का कहता है अच्छा तुम मुझे पसंद नहीं करती तो आखिर मेरे पास आके बैठी क्यों। लड़की कहती है अबे वो लड़के तेरे को परेशान कर रहे थे इसलिए मैं आके तेरे पास बैठ गई। फिर इस लड़के को भी समझ में आ जाता है। फिर ये लड़का इस लड़की को न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है इस धरती पर एलियंस आ चुके हैं। लड़की कहती है मैं यूफो और एलियंस में बिलीव नहीं करती, और ये लड़का बार बार उस लड़की को आर्टिकल्स दिखाई ही जा रहा होता है। कहता है मैं सच कह रहा हूँ इस धरती पे एलियंस आ चुके हैं। फिर ये लड़की उससे कहती है इसीलिए तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, और यहाँ से जाने लगती है। फिर लड़की को सोचकर वापस आकर इस लड़के को सॉरी बोलती है और उससे कहती है मुझे एलियन में तो नहीं बिलीव है बट मैं घोस्ट पर बिलीव करती हूँ। ये सुनकर लड़का हंसने लगता है। फिर इन दोनों में शर्त लग जाती है। शर्त के अनुसार ये लड़की एक हॉस्पिटल में जाएगी और ये लड़का एक टनल में जाएगा। लड़के ने कई आर्टिकल में पढ़ा था कि इस हॉस्पिटल में एलियंस रहते हैं। ये लड़की उसी हॉस्पिटल में आ चुकी होती है। इसके बाद हम लड़के को देखते हैं जो कि एक हॉन्टेड टनल में आ चुका होता है। जैसा उस लड़की ने इससे कहा था ये दोनों कॉल पर बात करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर दूंगा, और ये दोनों धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। लड़की कॉल पर कहती है तुम डर तो नहीं रहे हो। लड़का भी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं डर रहा। लड़की फोन पे बताती है जब इसके पेरेंट्स मर गए थे उसके बाद से इसकी ग्रैंड मदर ने ही इसका ध्यान रखा था। इसकी ग्रैंड मदर इसे रिचुअल करना सिखाती थी। जब ये एलिमेंट्री स्कूल में थी जब ये रिचुअल करती थी तो आसपास के बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे, और ये बार बार अपनी ग्रैंड मदर से पूछती क्या ग्रैंड मदर सच में घोस्ट होते हैं। इसकी ग्रैंड मदर कहती हाँ। जब लड़के इसके मजाक उड़ाते थे वे इन सब के लिए अपनी ग्रैंड मदर को ब्लेम करती थी। फिर उसने धीरे धीरे रिचुअल करना छोड़ दिया, बट इसे अपनी ग्रैंड मदर से प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि उन लड़कों से थी जो उसका मजाक उड़ाते थे। लड़का कॉल पर बात करते हुए नोटिस करता है कि उसके पैर में कुछ लग गया है। जब वो देखता है तो उसके पैर में खून लगा होता है, और वह नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर वह इधर उधर देखने लगता है। अचानक उसके सामने एक बुढ़ी घोस्ट आ जाती है। ये बुढ़ी उसका पीपी लेना चाहती थी, और वह इस लड़के से कहती है क्या तुम मेरा पम दबाना चाहोगे। ये लड़का भी शॉक हो जाता है और यहाँ से भागने लगता है तेजी से। यहाँ फोन की दूसरी तरफ लड़की फोन पर कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो। तभी फोन कट जाता है। फिर ये लड़की किसी 3 चीजों की परछाई देखती है और वे उसे पकड़ लेते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं, और वे देखती है उसके सामने एलियंस खड़े हुए हैं। एलियंस उसे कहते हैं हम जिस जगह से आए हैं वहाँ पर फीमेल्स नहीं होती हैं, हम रिप्रोड्यूस करने के लिए क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और वो एलियंस इस लड़की के साथ रिप्रोड्यूस करना चाहते थे, और वे लड़की से कहते हैं हमें तुम्हारा बनाना ऑर्गन चाहिए। ये कहते हुए एलियन अपना बनाना बाहर निकाल लेता है, और वे लड़की से कहता है हम सब बस ये रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हैं। तभी लड़की कहती है मैं अपनी वर्जिनिटी कांटाकुरा के लिए सेव कर रही हूँ, और वे भागने की कोशिश करने लगती है। तभी एलियन टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उस लड़की को रोक देते हैं। लड़की बार बार एडजस्ट कर रही होती है। एलियन जैसे ही अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले होते हैं तभी फोन की रिंगटोन बजती है। एक एलियन जाके वो फोन उठाता है। तभी लड़का कॉल से बाहर आ जाता है जो कि घोस्ट के कंट्रोल में होता है, और वे जाकर एक एलियन का पीपी काट लेता है। एलियन भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अभी तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए फोन से टेलीपोर्टेशन करने की। लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी सभी एलियन लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जिराफ जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं और लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। एलियन का टेलीकिनेसिस घोस्ट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता है। सभी एलियन घोस्ट को बनाना चोर बोलने लगते हैं और उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। तभी एलियंस कहते हैं हम ह्यूमंस के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते थे बट तुम्हारी वजह से अब ये सब नहीं हो पाएगा। तभी लड़का कहता है मैंने तुम लोगों को बुलाने की कई बार कोशिश की बट तुम लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना ही मुझ पर कोई बिलीव करता था, बट इसने किया मुझ पर बिलीव। मैं तुम्हें इसे हार्म पहुंचाने नहीं दूंगा। फिर ये पूरी तरीके से घोस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी मोमो लड़के से कहती है इनकी बैंड बजा दो, इन्हें छोड़ना नहीं। तभी
एक एलियन अटैक करता है। इस अटैक से लड़का नॉर्मल हो जाता है। तभी एक एलियन मोमो के ऊपर टेलीकिनेसिस यूज करता है। तभी मोमो को अपनी ग्रैंड मदर की बात याद आने लगती है, कैसे उसकी ग्रैंड मदर उसे ची रिलीज करना सिखाती थी। मोमो अपना ची रिलीज करने में कामयाब हो जाती है। मोमो अपनी पावर को यूज करते हुए कहती है, मेरी ग्रैंड मदर झूठी नहीं है। इस अटैक से सभी एलियन यहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है। तभी मोमो देखती है लड़के के ऊपर घोस्ट ने फुल कंट्रोल करके रखा है और उस पर अटैक कर देती है। मोमो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे दूर फेंक देती है। घोस्ट उससे कहती है, तुम कौन हो? और वह जाते हुए कहती है, अगर तुम्हें इसका पीपी चाहिए तो टनल में आके ले लो। इसके बाद एलियन भी यहाँ से भाग निकलते हैं। फिर इन दोनों को बिलीव हो जाता है एलियन घोस्ट होते हैं। फिर लौंडा मोमो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मोमो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लौंडा मोमो को घर जाने के लिए कहता है तुम मेरे जैसे काफी मुसीबत में आ चुकी हो। मोमो लौंडे को मना कर देती है घर जाने से और उसके साथ टनल में जाने के लिए कहती है। फिर फाइनली लौंडा मान जाता है। फिर मोमो लौंडे से उसका नाम पूछती है। लौंडा अपना नाम कन ताकाकुरा बताता है। ये सुन के मोमो शॉक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर पूरा। लड़की ये नाम सुन के पागल हो जाती है और जमीन पे लेट जाती है पागलों की तरह साली बुड्ढी। तभी लौंडे के ऊपर घोस्ट अपना कंट्रोल करने लगती है। फिर लड़की अपना पावर यूज करके उसे दूर फेंक देती है। लौंडा जाकर दीवार से टकरा जाता है। तभी मोमो कहती है, तेरा ये नाम हो ही नहीं सकता, मैं तुझसे बिलीव नहीं करती। और तेरा नाम अकारुन है, दोबारा ये नाम लिया तो मैं तुझे मार डालूंगी। लौंडा डरते डरते कहता है, अबे सच में मेरा नाम कंताकाकुरा है। लड़की कहती है, ना मैंने तुझे मना किया ना अपना रियल नाम लेने से, तू मरना चाहता है क्या? लौंडा भी डर के मारा चुप हो जाता है। फिर ये लोग देखते हैं सुबह हो गई है। तभी मोमो कहती है, अब वो बुड्ढी घोस्ट तुम पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अकारुन कहता है, सच में? मोमो कहती है, तुझे नहीं पता क्या, घोस्ट दिन में किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सिनोबिस तुम लोग एक बार अकारुन को तो देखो, ये किसी घोस्ट से कम लग रहा है क्या? यही बात मोमो भी उसे कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। मोमो अकारुन को अपने घर लाई होती है अपनी ग्रैंड मदर से मिलाने के लिए। लौंडा पहली बार किसी लड़की के घर जा होता है। अकारुन जैसे ही घर के अंदर घुसने को करता है तैसे ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है। मोमो अपना पावर यूज करके उसे पास के खेत में फेंक देती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। फिर मोमो नोटिस करती है गेट पर एक बैरियर लगा हुआ है। वह उसे निकाल देती है और अकारुन को अंदर आने के लिए कहती है। अकारुन डरते डरते अंदर आता है। सिनोबिस एक बार इसके चलने का स्टाइल तो देखो, ये एनिमे सच में बहुत ही मजेदार है। मोमो अकारुन के बाल का मजाक उड़ाने लगती है। उसके बाद ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। मोमो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर घर पे नहीं है। सिनोबिस ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि लौंडा हमारा फट्टू है। मोमो अकारुन को अपने रूम के अंदर आने को कहती है। अकारुन बेचारा पहली बार किसी लड़की के रूम में जा रहा होता है। मोमो उसे गेट पे ही रुकने को कहती है। इसके बाद वो अकारुन को कपड़े चेंज करने को कहती है। इवन उसे एक कपड़ा भी देती है अपना, कहती है ये तुम्हें हो जाएगा। अकारुन जैसे ही रूम के बाहर जाता है तभी घोस्ट उस पर कंट्रोल कर लेती है। मोमो जैसे ही अपने कपड़े उतारने वाली होती है अकारुन तुरंत ही पहुंच जाता है। भाई सच में लौंडा बहुत ही जीनियस है, देख रहे हो इसका दिमाग, भूत का बहाना करके कुछ और देखने आ गया। मोमो फिन अपने पावर का यूज करके उसे दूर फेंक देती है। भाई लौंडे का आज सच में दिन खराब है, सुबह से 3 बार दूर फेंका जा चुका है। एक बार वहां दीवार पे, एक बार पानी के खेत में, एक बार अब। फिर मोमो अकारुन को कहती है, अपना मुंह उधर रखना, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, खबरदार अगर इधर देखने की कोशिश की तो। लौंडा भी डर के मारा उधर देखने लगता है। भाई कितना सीधा लौंडा है। मोमो कपड़े चेंज करने के बाद अकारुन से कहती है, तुम्हें कुछ नीचे फील हो रहा है कि नहीं? अकारुन कहता है, तुम ये क्यों पूछ रही हो? लौंडा अपने नीचे चेक करता है। भाई उसके नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। मोमो तू मुझे एक चीज बता, जब तुझे लेना चाहिए था अकारुन का तब तो तूने लिया नहीं, अब क्यों पूछ रही है? फिर मोमो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, एक बार मुझे भी तो दिखाओ। मोमो अकारुन के पीछे ही पड़ जाती है। तभी अकारुन उसे बिच बोल देता है और इन दोनों में बहस होने लगती है। तभी मोमो के घर पे बेल बजती है। अकारुन को लगता है उसकी ग्रैंड मदर आ चुकी है। तभी मोमो कहती है, नहीं ये मेरी ग्रैंड मदर नहीं है। तभी मोमो कहती है, उसके घर में 2 प्रकार की बेल है, एक नॉर्मल बेल, एक कर्व स्पिरिट के लिए। ये जो बेल बज रही है ये कर्व स्पिरिट वाली है। तभी मोमो को याद आता है इन लोगों ने गेट पर से बैरियर हटा दिया था, इसी के कारण कर्व स्पिरिट घर के अंदर आ चुकी है। ये दोनों धीरे धीरे नीचे जाते हैं। फिर ये दोनों घर के पीछे आ जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों ट्रैप में फंस जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि गेट के पास एक और बड़ा सा गेट आ चुका है जहाँ पर इन्हें फील लगानी होती है। तभी मोमो के नाक से अचानक से खून आने लगता है। यहाँ अकारुन की तो और बुरी हालत होती है। मोमो नोटिस करती है ये ब्लैक फॉग की वजह से हो रहा है। तभी ये दोनों कर्व स्पिरिट को देखते हैं जिसके माउथ से ये ब्लैक फॉग आ रहा होता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम बुरे इंसान।
फिर ये कस स्प्लिट इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। ये कस स्प्लिट अटैक करते हुए कहता है कि योर बनाना ऑर्गन। सिनोबिस, इस समय में जिसे देखो उसे ही बनाना चाहिए होता है इस लड़के का। आखिर क्या है इस लड़के के अंदर, आखिर इसके बनाने के अंदर क्या राज है। मोमो अकारुन से कहती है तुम्हारे पास और बनाना है क्या। अकारुन तुरंत चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मेरे पास एक ही बनाना था, वो भी उस टर्बो ग्रैनी ने चुरा लिया मुझसे। इसके बाद अकारुन कहता है ये कस स्प्लिट नहीं हो सकती, ये एलियन है, ये एक फ्लैटवुड मॉन्स्टर है। इससे पहले ये अमेरिका में देखा गया था। मुझे लगता है एलियन और घोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, इसी बीच एलियन अपने मुंह से ढेर सारा ब्लैक फॉग निकालने लगता है। मोमो कहती है हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना ये हमें मार डालेगा। अकारुन कहता है इसे सिर्फ साइकिक पावर से ही हराया जा सकता है। मोमो कहती है मैं अभी पूरी तरीके से अपने पावर को कंट्रोल करना नहीं जानती। तभी मोमो अकारुन को देखती है जिसके ऊपर फिर घोस्ट ने कंट्रोल कर लिया था। फिर अपने पावर यूज करके उसे नॉर्मल कर देती है। अकारुन मोमो से कहता है तुम सिर्फ मेरे माइंड पे कंट्रोल करो जिससे मैं कस में ट्रांसफॉर्म हो पाऊं और मैं टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर सकूं। इस एलियन से फाइट करने का सिर्फ यही एक तरीका है। तभी मोमो कहती है तू डर तो नहीं रहा है ना। अकारुन कहता है चल जा बे। फिर मोमो ऐसा ही करती है और हमें देखने को मिलता है एक इपिक ट्रांसफॉर्मेशन। अकारुन ट्रांसफॉर्म होने के बाद अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है जस्ट लाइक अ कंटाकुरा एक्टर। मोमो कहती है अगर तूने दोबारा ये हरकत की तो मैं तुझे मार डालूंगी। तभी मॉन्स्टर अकारुन के ऊपर अटैक कर देता है बट अकारुन उस अटैक से बच जाता है और इवन वो इतनी तेज होता है कि उससे मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है। अकारुन कहता है टर्बो ग्रैनी पावर इज अमेजिंग। तभी अचानक से अकारुन खून की उल्टियां करने लगता है। तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। मोमो अपनी पावर का यूज कर अकारुन को बचा लेती है। मॉन्स्टर बार बार चिल्लाते हुए कह रहा था गिव योर बनाना। अकारुन कहता है इतनी ज्यादा पावर मेरी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही है। फिर ये दोनों नोटिस करते हैं मॉन्स्टर सुमो का पोज कर रहा है। इन्हें लगता है अगर ये मॉन्स्टर को सुमो के गेम में हरा दे तो ये जीत जाएंगे। फिर ये दोनों एक बार और ट्राई करते हैं। अकारुन फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी पावर का यूज कर मॉन्स्टर का पैर काट देता है। मोमो अपनी पावर यूज कर मॉन्स्टर को गिराने की जगह अकारुन को ही गिरा देती है। किसी तरह मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। ये लोग सोचते हैं कि ये जीत गए बट किसी ने सही ही कहा है जीतने से पहले जीत का जश्न नहीं मनाते। मॉन्स्टर इनके जीत की खुशी पे मूत देता है। मॉन्स्टर मोमो को पकड़ के दूर फेंक देता है और उसके पास जाकर मुक्के ही मुक्के उसे बजाने लगता है दीवार पर। इधर अकारुन जैसे ही घोस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है लेकिन मोमो उसे अपनी पावर का यूज कर रोक देती है। मोमो मॉन्स्टर से कहती है हम लोगों ने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारा हाथ जमीन पर टच कर गया था, तुम चीटिंग करते हो। मॉन्स्टर ये सुनने के बाद उसे दोबारा मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। इधर अकारुन कह रहा होता है तुम दोबारा से मेरे माइंड पे कंट्रोल करो, मैं टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर इसका मुंह तोड़ दूंगा। मोमो उसे मना कर देती है। इस टाइम तक मोमो ने जितनी मार खाई होती है इसकी वजह से वह वॉल को तोड़कर गेट के पास पहुंच गई होती है। वह अपनी पावर यूज कर अकारुन को अपने पास बुला लेती है और गेट पर बैरियर लगा देती है जिससे मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिनोबिस लुक एट दिस एनिमेशन। और ये दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। मोमो बात करते हुए धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। अकारुन पूरी तरीके से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बस सिनोबिस ये हैं जो कि एक टीवी शो पर आया होता है। उसके सामने फॉर्चून टेलर बैठी होती है। वो उससे कहती है तुम 27 ईयर ओल्ड हो। बट लड़का डिनाई करते हुए कहता है मैं तो 20 ईयर ओल्ड हूँ। फॉर्चून टेलर उससे आगे कहती है तुम्हारे 4 बच्चे भी हैं। बट लड़का मना करते हुए कहता है मैं तो सिंगल हूँ। दूसरी तरफ 2 लोग बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है तूने खबर सुनी क्या, अकारुन का केला चोरी हो गया। हाँ भाई, मैंने भी खबर सुनी है। उसे तब ओनली फैन अकाउंट बना के पैसे कमाने चाहिए। हाँ भाई, मार्केट में ऐसी चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है आजकल। अब ब्रो उसका इतना भी मजा मत लो। इसके बाद हम फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो कि कार से कहीं जा रही होती है। कार चलाने वाला फॉर्चून टेलर से कहता है मैंने आज आपको टीवी पर देखा, क्या तुम्हारे पास सचमुच की साइकिक पावर है, बस ये सिर्फ दिखावा है। फॉर्चून टेलर ये बात सुनने के बाद कहती है बस तुम मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सेकंड एपिसोड खत्म हुआ था, हम वहीं आ जाते हैं। हम देखते हैं अकारुन पूरी तरीके से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। टर्बो ग्रैनी मोमो को इस तरह उठाती है जैसे उसके साथ कुछ गलत करने वाली है। वो जैसे ही वो मोमो को उठाती है हवा में, तभी दूर से एक नील उड़ती हुई आती है और ये जाकर दूर गिर जाती है। तभी एंट्री होती है मोमो की ग्रैंड मदर की। सिनोबिस ये किस एंगल से ग्रैंड मदर लग रही है? इसे मैं ग्रैंड मदर नहीं बोलूंगा, इसे मैं फुनाडे की सस्ती कॉपी बोलूंगा। टर्बो ग्रैनी हमारी सस्ते फुनाडे के ऊपर अटैक कर देती है। सस्ती फुनाडे पहले से ही इस अटैक के लिए तैयार होती है। उसने पहले से ही एक ट्रैप बिछाया होता है। टर्बो ग्रैनी उसी में फंस चुकी होती है। टर्बो ग्रैनी जैसे ही उस ट्रैप से बाहर आने की कोशिश करती है वो जलने लगती है। सस्ती फुनाडे कहती है हे बुढ़िया, अगर तू इस सर्कल से बाहर आने की कोशिश करेगी तो तू यही चल के राख हो जाएगी।
मोमो की ग्रैंड मदर अपने पास भी एक बैरियर बना के रखी होती है। अपने बैरियर से बाहर आकर वो बुढ़ी घोफ के पास आ जाती है। टर्बो ग्रैनी मोमो की ग्रैंड मदर से कहती है, जब भी मैं इस बैरियर से बाहर आऊंगी तो मैं तुमसे तुम्हारी लाइफ और छीन लूंगी। ये सुनने के बाद सती फुनाडी उसे बैठी बैठ बजाने लगती है। तभी बुढ़ी होस्ट कहती है, अगर मैं मर गई तो ये लड़का भी मारा जाएगा। तो मोमो की ग्रैंड मदर बैरियर और भी छोटा कर देती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी मोमो की आंख खुलती है और वह अपने रूम में होती है। वह अकारों को ढूंढते हुए नीचे आती है और वह देखती है उसकी ग्रैंड मदर टीवी देख रही होती है। मोमो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है, पूरे टाइम आप घर पे ही थी। उसके बाद मोमो की ग्रैंड मदर कहती है, अपनी आवाज धीमे करो, मैं अभी टीवी देख रही हूँ। मोमो कहती है, ग्रैंड मदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है, तुम किसी हॉन्टेड प्लेस पे गई थी क्या? मोमो कहती है, क्या आपने किसी लड़के को देखा? तभी मोमो की ग्रैंड मदर बोलती है, क्या वह इविल स्पिरिट की तरह दिखता था क्या? मैंने तो उसे मार दिया। मोमो कहती है, क्या उसने ग्लासेस पहना हुआ था? तभी मोमो की ग्रैंड मदर कहती है, तुम तो घोष जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करती थी, तुम्ही ने मुझे फेक कहा था। इसके बाद मोमो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है, ग्रैंड मदर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे बताइए उस लड़के के साथ क्या हुआ? उसकी ग्रैंड मदर उसे श्राइन में जाने को कहती है। मोमो भागते हुए कहती है, अगर आपने कुछ उसे किया होगा तो मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी। मोमो भागते हुए अकारुन के ही बारे में सोच रही होती है। मोमो जाकर जैसे ही गेट खोलती है वह देखती है अकारुन बैठकर मजे से राइस बॉल खा रहा होता है। जैसे ही अकारुन कुछ कहने वाला होता है मोमो तभी गेट बंद कर देती है। गेट पर लात मारते हुए कहती है, तुम अभी तक अलाइव हो एसहोल। तभी उसकी ग्रैंड मदर यहाँ आ जाती है। वो बताती है कि जब तक अकारुन अंदर रहेगा तब तक वो टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा और वो सेफ रहेगा। मोमो अपनी ग्रैंड मदर को बताती है टर्बो ग्रैनी ने इसका बनाना चुरा लिया है। मो आगे कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इसकी हेल्प तो करना चाहती हूँ बट मुझे नहीं पता मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ। मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है, क्या ये लड़का तुम्हें पसंद है? मोमो डिनाई करने लगती है और आगे कहती है, मेरे पास साइकिक पावर है। इसकी ग्रैंड मदर इससे पूछती है ये सब कैसे हुआ। मो बताती है कि मुझे एलियंस ने किडनैप कर लिया था, वो लोग मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे, तभी मेरी पावर अवेकिन हुई। बट इसकी ग्रैंड मदर एलियन जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करती। उसे ये सब बातें बकवास लगती है। मोमो कहती है, अभी तक मैं अपनी पावर पे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। इसकी ग्रैंड मदर बताती है कि करीबन 100 साल पहले ट्रेवो ग्रैनी ने पूरे शहर पर आतंक मचा के रखा था। एक दिन मैं उस टनल के पास गई। जब मैं उस टनल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी तब मुझे टनल के पास से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर होने की वजह से मैं उस टनल के अंदर नहीं घुस पाई। मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है, क्या तुम्हें स्पिरिट बॉन्ड के बारे में नहीं पता? ये स्पिरिट एक ही जगह से जब बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है और वो जगह उनकी टेरिटरी बन जाती है और वो अपनी टेरिटरी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उन्हें उनकी टेरिटरी में रहना इम्पॉसिबल है। टर्बो ग्रैनी भी एक स्पिरिट बॉन्ड है। तुम कभी भी वहाँ मत जाना। इस लड़के का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाओ। मोमो मना कर देती है। मोमो मन में सोचती है अगर उसका फेवरेट एक्टर यहाँ पर होता तो क्या करता। वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो अकारुन की हेल्प करेगी। उसके लिए उसे चाहे जो कुछ करना पड़े। ये सुनने के बाद ग्रैंड मदर कहती है, तुम सच में उस लड़के को पसंद करती हो ना? चलो झूठ मत बोलो। और उसकी ग्रैंड मदर अकारुन के पास जाकर कहती है, मोमो तुझे पसंद करती है, कंग्रेचुलेशन। मोमो की ग्रैंड मदर आगे कहती है, अगर तुमने इसकी हेल्प करने का मन बना ही लिया है तो तुम्हें एक प्लान की जरूरत होगी। ग्रैंड मदर मोमो से आगे कहती है, तुम दोनों को टर्बो ग्रैनी के साथ एक गेम खेलना होगा। वो गेम होगा पकड़म पकड़ाई। तुम्हें किसी भी तरह टर्बो ग्रैनी को उसकी टेरिटरी से बाहर लाना है जिससे वो कमजोर हो जाएगी। उसके बाद तुम दोनों उसे इजीली डिफीट कर सकते हो। एक बात याद रखना, उसकी टेरिटरी ये पूरी सिटी है। तुम्हें किसी भी तरह उसे इस सिटी से बाहर ले जाना होगा। मोमो मना करते हुए कहती है, नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ग्रैंड मदर, क्या आप ये बैरियर उस टनल के बाहर नहीं लगा सकती? तभी मोमो की ग्रैंड मदर आगे कहती है, मोमो, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जो इस टाउन में गॉड है मैं उनकी पावर यूज करती हूँ। अगर मैं सिटी से बाहर गई तो मेरे पास कोई पावर नहीं होगी। मोमो आगे कहती है, मुझे नहीं पता था। तभी मोमो की ग्रैंड मदर कहती है, सभी टाउन के अलग अलग गॉड्स होते हैं। मोमो की ग्रैंड मदर आगे कहती है, कैसे तुम और अकारुन ट्रेनिंग करोगे? तभी मोमो कहती है, अकारुन के अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और जैसे मैं इससे दूर जाती हूँ ये टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो की ग्रैंड मदर अकारुन से कहती है, तुम मोमो को अपने पीठ पे बैठाकर भागोगे। ओकारुन मोमो से उसका वेट पूछता है। मोमो कहती है, तुम मरना चाहते हो क्या? ओकारुन आगे कहता है, जब मैं कर्स मोड में ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो मेरी स्पीड और पावर डबल हो जाती है। मोमो की ग्रैंड मदर अकारुन से कहती है, ट्रेनिंग करो, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। डेली पुशअप, चिन अप, सिट अप, स्क्वाट, 5 सेट, 100 रेप डेली करो। मोमो, तुम डेली साइकिक पावर की प्रैक्टिस करो। मोमो की ग्रैंड मदर जाते हुए कहती है,
कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब सो जाओ अकारुन, सोने से पहले 10 पुशअप जरूर मारना। इसके बाद अकारुन मोमो से कहता है तुम्हारी ग्रैंड मदर काफी यंग है। इसके बाद अकारुन मोमो को सॉरी बोलता है कि फिकर न फूड में इनकी फाइट जो हुई थी इसमें अकारुन मोमो की कोई भी मदद नहीं कर पाया था, इसीलिए अकारुन इसके बाद मोमो से कहता है अगली बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पर तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। मोमो कहती है तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं किया। तभी अकारुन कहता है जब तुमने मेरे मुंह पे डोर क्यों क्लोज किया, बताओ मुझे। और ये दोनों इसी बात पे लड़ने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। जो लड़का स्टार्टिंग में टीवी पे इंटरव्यू दे रहा होता है वो टीवी पे आकर कहता है मैं 20 ईयर ओल्ड हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। मोमो की ग्रैंड मदर टीवी पे ये सब देख रही होती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। अकारुन को बहुत तेजी से टॉयलेट लगी होती है, वह इधर उधर बहुत तेजी से भाग रहा होता है। तभी मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से पूछती है तुम इस लड़की के ऊपर घोष को कंट्रोल करने से कैसे रोकती हो? मोमो कहती है टर्बो ग्रैनी के ऑरा को अकारुन के ऑरा से मिक्स नहीं होने देती, उसे मैं अपनी पावर से सेपरेट कर देती हूँ। हर ऑरा का अपना एक कलर होता है, यहाँ तक कि पेड़ों पौधों का भी अपना एक ऑरा होता है। मैं अपनी पावर से उस ऑरा को कंट्रोल करती हूँ, जिससे मैं पत्थर को इधर से उधर ले जा सकती हूँ। मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है मुझे लगा साइकिक पावर काफी स्ट्रॉन्ग होती है, बट ये तो कुछ भी नहीं है। मोमो आगे कहती है मेरी पावर अवेकन हुई थी तो मुझे लग रहा था जैसे कि मैं इनविजिबल हूँ। तब मैं ऑरा को फुल कंट्रोल कर पा रही थी। इसके बाद से अब मैं सिर्फ ऑरा को ग्रैब कर पा रही हूँ बस। मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है अपनी आईज को क्लोज करो और फोकस करो। मोमो कुछ भी नहीं कर पाती है। अकारुन घोस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो की ग्रैंड मदर कहती है तुम्हारी पावर तुम्हारी आई पर डिपेंड नहीं करती, तुम एक बार अपने सेंसेस का यूज करके देखो। उसके बाद मोमो आरा को ग्रैब करने की जगह आरा को फील करने की कोशिश करने लगती है, बट मोमो कुछ भी नहीं कर पाती है। अकारुन बाथरूम जाने के लिए तड़प रहा होता है, तभी वह भाग कर जाने लगता है। मोमो उसे अपने पावर यूज कर रोक देती है और कहती है ऐसे बिना बताए दूसरों के घर में घुसना बुरी बात है। अकारुन इन सबको पीछे छोड़कर बाथरूम में घुस जाता है। अकारुन कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, तुम दोनों गेट पे खड़ी हुई हो इसीलिए। मोमो कहती है मुझे भी कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। तभी मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है बता रही थी जब तुम्हारी पावर अवेकन हुई थी तुम इनविजिबल फील कर रही थी। मुझे लगता है वो तुम्हारी फुल पावर थी, तुम अब अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पा रही हो। बहुत ही बुरा है। नहीं तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा अपनी फुल पावर को यूज करने में। तुम्हें डेली ट्रेनिंग करके अपने आप को लेवल अप करना होगा, तभी तुम अपनी फुल पावर को यूज कर पाओगी। अकारुन को काफी शर्म आ रही होती है। अकारुन कहता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तभी मोमो देखती है कि अकारुन का कर्व एक्टिवेट हो गया होता है। मोमो अपनी ग्रैंड मदर को बुलाती है। वो देखती है कि उनके नाक से खून आ रहा होता है। टर्बो ग्रैनी से कहती है तुमने मेरी ग्रैंड मदर के साथ क्या किया? तभी टर्बो ग्रैनी कहती है तुम सब लोगों ने मुझ पर अटैक किया, अब तुम सब धीरे धीरे मारे जाओगे। धीरे धीरे कर्व का इफेक्ट बढ़ता जाएगा और मैं इस लड़के के ऊपर अपना फुल कंट्रोल कर लूंगी। उसके बाद मैं तुम सबको मार डालूंगी। सबके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आज ही रात टनल में आओ। ये कहने के बाद टर्बो ग्रैनी यहाँ से चली जाती है। मोमो की ग्रैंड मदर नोटिस करती है कि उनके नाक से खून आ रहा होता है। वो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है क्या आप ठीक है? मोमो की ग्रैंड मदर फील्ड को देखती है जो कि खराब हो गई होती है। उसके बाद वो मोमो से कहती है जो कुछ भी यहाँ हुआ मुझे पूरा बताओ। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि रात हो गई है। मोमो और अकारुन काफी अजीब तरीके से ड्रेस पहने होते हैं। इनकी ग्रैंड मदर भी काफी अजीब ड्रेस पहनी होती है। मोमो की ग्रैंड मदर कहती है ये ड्रेस तुम्हें इवल स्पिरिट से बचाएगी। इसके बाद मोमो की ग्रैंड मदर मोमो को हक कर लेती है और कहती है तुम मरना नहीं। उसके बाद अकारुन और मोमो साइकिल पर बैठकर टर्बो ग्रैनी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बस सुनो में हम देखते हैं अकारुन बेचारा अपना बनाना लेने टर्बो ग्रैनी के पास आया होता है। अकारुन और मोमो जैसे टनल के अंदर जाते हैं तभी मोमो कहती है डरने की कोई बात नहीं है, जैसे हमने इस एलियन को हराया था वैसे हम इस बुड्ढी घोस्ट को भी हरा देंगे। जैसे ही मोमो थोड़ा सा आगे बढ़ती है वो देखती है एक बहुत बड़ा सा सर। मोमो अकारुन से कहती है जैसा हमने प्लान किया था अकारुन वैसा ही हम करेंगे। अकारुन बेचारा डरा हुआ जैसे दूसरी तरफ देखता है, उसे भी एक बहुत बड़ा सा फेस दिखाई पड़ता है। ये देख के इन दोनों की फटके 4 नहीं 64 हो जाती है। इसके बाद मोमो अपनी पावर यूज कर इनके ऊपर अटैक करती है, बट इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद अकारुन ट्रांसफॉर्म होकर इनके ऊपर अटैक करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, बट वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी की आवाज आती है मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी पावर यूज कर मुझ पर ही अटैक करोगे। टर्बो ग्रैनी अकारुन के ऊपर से कर्स हटा देती है और उसका पीपी उसे वापस कर देती है। भाई फाइनली अकारुन को उसका पीपी वापस मिल गया। ये तो बुढ़ी का खेल शुरू हुआ है, आगे देखो ये बुढ़िया क्या क्या करती है। टर्बो ग्रैनी इनके ऊपर अटैक कर देती है। तभी मोमो को सस्ते फुनाडे की बात याद आती है। टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड पे बहुत ही ज्यादा घमंड है। मोमो फिर टर्बो ग्रैनी को चैलेंज करते हुए कहती है
तुम्हें अपनी फील्ड पे बहुत ही ज्यादा घमंड है ना। आओ देखते हैं कौन कितना तेज है। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है, मुझे पता है मैं कभी भी हारने वाली नहीं, बट रूल क्या होगी और अपनी फ्लाइंग क्या है बताओ मुझे। मोमो कहती है अपनी फ्लाइंग नहीं है। बस तुम्हें हमें पकड़ के दिखाना है। इससे पहले हम भागना शुरू करें तुम्हें 10 मिनट तक काउंटिंग करनी होगी। टर्बो ग्रैनी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। मोमो का यह प्लान होता है, ग्रैनी 10 मिनट तक काउंटिंग करेगी और ये दोनों भागकर सिटी के बाहर चले जाएंगे। बट टर्बो ग्रैनी इनके प्लान पे मुंह से देती है। टर्बो ग्रैनी ऐसे काउंटिंग करती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट और जाकर मोमो को पकड़ लेती है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी अकारों से कहती है, अब मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट काउंट कर रही हूँ, तुम जहाँ तक भाग सकते हो भागो। अकारुन कहता है, ये तुम तो गलत तरीके से काउंट कर रही हो। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है, ये किसी ने बताया नहीं था कि मुझे कैसे काउंटिंग करनी है। और वो काउंटिंग करने लगती है। टर्बो ग्रैनी जैसे ही अकारुन को पकड़ती है, अकारुन टर्बो ग्रैनी से बचने के लिए उसके पॉम पे काट लेता है। बेचारी टर्बो ग्रैनी दर्द ही हमारा चिल्ला रही होती है। टर्बो ग्रैनी ने इसका पीपी चुराया, इसने उसके पॉम पे काट लिया। अब हिसाब बराबर हो गया। टर्बो ग्रैनी अकारुन से बचने के लिए अकारुन के अंदर ही घुस जाती है। पर टर्बो ग्रैनी जब अकारुन के अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, वो आ ही नहीं पाती है। मोमो ने उसे अकारुन के अंदर ही ट्रैप कर लिया था। इसके बाद टर्बो ग्रैनी अपने इफ्रिट बॉन्ड को हेल्प के लिए बुलाने लगती है। इफ्रिट बॉन्ड अकारुन और मोमो का पीछा करने लगती है। इफ्रिट अकारुन और मोमो को दूसरी तरफ ढूंढ रहा होता है। टर्बो ग्रैनी उसे अपने पास बुलाने लगती है और इफ्रिट मोमो और अकारुन के ऊपर अटैक कर देती है। अकारुन ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को अपने हाथ में उठा के यहाँ से भाग रहा होता है और मोमो को लेकर सिटी के अंदर जंप कर देता है। इनका पीछा करते हुए इफ्रिट भी सिटी के अंदर आ जाता है। ये दोनों उससे बच के भाग रहे होते हैं और भागते भागते एक होटल के या ऑनसन के अंदर चले जाते हैं। मोमो स्पिरिट को वाटर में फंसा के मार देती है। फिर इन दोनों जब होटल के बाहर आते हैं तो इनका पीछा ढेर सारे लोग करने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी ने सिटी के बाहर कब्रिस्तान से हेल्प मांगी होती है। ये सब मुर्दे होते हैं जो कि लोगों के बॉडी का यूज कर रहे होते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है, तुम लोग अब मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। मोमो अकारुन से कहती है, अकारुन अब तुम अपने बम का जोर लगाओ और सिटी से बाहर की तरफ भागो। अकारुन दिन में सिर्फ 2 बार टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर सकता है। इसके बाद अकारुन अपना पूरा जोर लगाकर यहाँ से भागता है। ये सभी लोग अकारुन और मोमो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मोमो अपनी पावर का यूज कर इन सब लोगों को दूर भगा रही होती है। अकारुन भागते भागते एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से जंप कर देता है। अकारुन और मोमो जब नीचे आ रहे होते हैं तभी अकारुन का टाइम आउट हो जाता है। तभी मोमो अपने साइकिक हैंड का यूज करते हुए लैंड करती है। इसी बीच टर्बो ग्रैनी मोमो के पकड़ से बच निकलती है और टर्बो ग्रैनी आकर अकारुन को एक लात मारती है और मोमो को भी एक लात मारती है। अकारुन एक लात खाने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है, कमजोर लौंडा। इसके बाद टर्बो ग्रैनी अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है, अब तुम्हें कितना मिनट चाहिए मुझसे बचकर भागने के लिए? तभी मोमो कहती है, मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। तभी ब्रिज के ऊपर से एक मेट्रो जाती है। मोमो अपने साइकिक हैंड का यूज करते हुए उस मेट्रो को पकड़ लेती है। इसके बाद मोमो अकारुन के लेकर ट्रेन के ऊपर आ जाती है। भाई ये ट्रेन है या मेट्रो, तुम लोग बताओ, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। बट अभी भी जो कुछ भी हुआ ये सब मोमो का प्लान था। टर्बो ग्रैनी ये देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। कोई उसे कैसे हरा सकता है। इसी गुस्से से पागल होकर वो मोमो के पीछे भागने लगती है। मोमो अपने साइकिक हैंड का यूज करते हुए टर्बो ग्रैनी को पकड़ लेती है। तुम लोगों को पता ही होगा ट्रेन की स्पीड कितनी तेज होती है। सिटी के बाहर मोमो की ग्रैंड मदर इनका इंतजार कर रही होती है। इसके बाद ट्रेन सिटी के बाहर आ जाती है और टर्बो ग्रैनी का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद ये नए सिटी में आ जाते हैं। अकारुन को भी वहाँ पर होश आ जाता है। टर्बो ग्रैनी जिस टनल में रहा करती थी ये लोग वही आए होते हैं। मोमो की ग्रैंड मदर बताती है कि इस टनल में काफी लड़कियों का आर हुआ करता था। टर्बो ग्रैनी लड़कियों के स्पिरिट को सहारा दिया करती थी और फिर वो बुरे लोगों को मारने लगती है, बट बाद में वो अच्छे लोगों को भी मारने लगती है। फिर हमें बताया जाता है कि टर्बो ग्रैनी जब मरी थी तो कुछ लड़कियां हवा में उड़ती हुई दिखी थी। वो शायद वही लड़कियां थी जिनका आर हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सस्ती फुलाडे अकारुन का पीपी देखना चाहती होती है। वो कहती है, मुझे दिखाओ तुम्हें सब कुछ वापस मिल गया सही से कि नहीं। बट अकारुन मना कर देता है और भागने लगता है। सस्ती फुलाडे उसका पीपी देखने के लिए उसका पीछा करने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सुनो बेस, इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अकारुन का बॉल चोरी हो गया है। सुनो बेस, तुम्हें वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें लगता है मैं किसी पॉइंट पे इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वे टाइम जरूर मेंशन करना। बाय बाय सुनो बेस, सायोनारा। Yes, Daddy. हम देखते हैं अकारुन भाई साहब स्कूल आ रहे होते हैं। वो रास्ते में सोच रहा होता है वो मोमो को कैसे हाय बोलेगा। क्या कह रहे हो, ये रिलेटेबल हो गया। चलो कोई बात नहीं। स्कूल के गेट के पास हम देखते हैं मोमो अकारुन का वेट कर रही होती है। बट अकारुन भाई मोमो को इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं। बट मोमो अकारुन को बुला लेती है और ये दोनों साथ में स्कूल के अंदर चले जाते हैं। फिर ये दोनों अपनी अपनी क्लास में आ जाते हैं। फिर अकारुन को कुछ लड़के क्लास में बुली करते हैं। अकारुन जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। अकारुन के मन में लड्डू फूट रहा होता है क्योंकि फाइनली उसके पास कोई फ्रेंड है। बट अकारुन की खुशी पे मुँहते हुए
हुए एक बंदा उसके मुंह पे फुटबॉल फेंक के मारता है। इधर मोमो भी बोर हो रही होती है और वे अकारुन से एलियन के बारे में बात करने के लिए क्रेव कर रही होती है। फिर लंच हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात ये है ये दोनों एक दूसरे के आस पास ही होते हैं। इधर हम एक रोमांटिक करने वाले काफी सारे सीन्स देखते हैं। फिर ये दोनों बोर होके एक दूसरे के आस पास वाली सीट पर बैठ जाते हैं। इधर लंच भी खत्म होने वाला था और ये दोनों यहाँ से उठ के जाने लगते हैं और अचानक से एक दूसरे को किफ कर बैठते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वे काफी देर से एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तभी मोमो के दोनों बेस्ट फ्रेंड यहाँ आ जाती हैं और वे कहती है वही तू इसकी मांग रहा था। मैं इसकी क्यों मांगूंगा, एक सेकंड, मेरे में क्या कमी है? क्योंकि तू फ्लैट है। तुझसे अच्छा तो तेरी ग्रैंड मदर का है? तू थोड़ा उसे टिप्स लिया कर जिससे तेरे भी अच्छे हो जाए। मैं तो चला तेरी ग्रैंड मदर के पास। चलो व्यूअर्स चलते हैं इसकी ग्रैंड मदर के पास। फिर ये दोनों यहाँ पे चले जाते हैं। मोमो के बेस्ट फ्रेंड को लगता है कि ये मोमो के लिए ये लड़का बेस्ट है। सुनो बेज, लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड को आज तक मैं कभी नहीं समझ सका। जो कपल आपस में फाइट करते हैं वो बेस्ट कपल है, जो एक दूसरे से फाइट नहीं करते वो बेस्ट कपल नहीं है। सुनो बेज, क्या कह रहे हो? रिलेटेबल हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद अकारुन वॉशरूम जाता है और वो देखता है कि उसके पास उसकी बॉल्स नहीं है। सुनो बेज, असली स्ट्रगल तो ये है, इसके सामने नारुतो के स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं। मोमो की सभी फ्रेंड मोमो को क्लास में घेर कर अकारुन के बारे में पूछ रही होती हैं। तभी अकारुन भागते भागते यहाँ आ जाता है। सुनो बेज, एक बार इसके हाथ तो देखो, ये मोमो को इशारे के जरिए बताना चाह रहा है। अकारुन मोमो से कहता है मोमो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी मोमो अकारुन को शू शू करके भगाने लगती है। अकारुन दोबारा कहता है मोमो से, मोमो मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज 1 मिनट इधर आओ। मोमो उसे काफी भला बुरा बोलकर यहाँ से भगा देती है उसे। अकारुन काफी उदास होकर यहाँ से चला जाता है। सुनो बेश, क्या कह रहे हो? रिलेटेबल हो गया। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। किसी लड़की से अचानक अकारुन टकरा जाता है। फिर वो लड़की अकारुन का हाथ पकड़ के अकारुन से सॉरी बोलती है और ये सब मोमो भी देख रही होती है। और मोमो कहती है ये तो कह रहा था इसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है और ये काफी क्यूट भी है। फिर ये लड़की जब मोमो के बगल से जा रही होती है तो वो अपने फ्रेंड से कहती है तुमने उस लड़के को देखा? वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे किसी लड़की ने पहली बार उसे छुआ हो। ये सब मोमो भी सुन रही होती है। तभी मोमो अपना पावर यूज कर इसके फर पे एक बर्तन गिरा देती है। फिर मोमो जाकर अकारुन का हाथ पकड़कर इसके सामने से चली जाती है। देख लो लड़कियों, अगर मोमो से उसका बंदा चुराओगे तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। देखकर इस लड़की का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर ये दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी मोमो अकारुन से कहती है आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। तभी अकारुन कहता है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, सॉरी। इसके बाद अकारुन मोमो से पूछता है कि क्या सच में टर्बो ग्रैनी मर चुकी है? मोमो कहती है हाँ, तुम्हें तो तुम्हारा बनाना वापस मिल गया था ना, तो क्या हुआ? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तभी अकारुन कहता है मुझे मेरा बनाना वापस मिल गया था बट मेरी बॉल्स मेरे पास नहीं है। ये सुनने के बाद मोमो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मोमो की ग्रैंड मदर कहती है इसीलिए मैं कह रही थी तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हें तुम्हारा बनाना वापस मिला है कि नहीं। भाई अकारुन सच में बहुत ही अजीब है, उसकी बॉल्स गायब हो गई, उससे अब पता चल रहा है तो पता नहीं किस दुनिया में खोया रहता है। तभी अकारुन कहता है मुझे शर्म आ रही थी। तभी फस्ते फुनाडे कहती है तुम्हारा पेंसिल कितना बड़ा होगा, तुम उसे दिखाने में शर्मा रहे थे। भाई फुनाडे ने तो अकारुन को रोस्ट कर दिया। तभी फस्ती फुनाडी एक मिरर लेकर अकारुन को उसमें देखती है तो उसे अकारुन के अंदर कुछ सस्पिशियस नोटिस होता है। फस्ती फुनाडी मोमो से कहती है मोमो एक डॉल लेकर आओ और एक थाली में वाटर लेकर आओ। फिर उसे एक चीज से मारती है। फिर फस्ती फुनाडी मोमो से कहती है तुम्हें कुछ सस्पिशियस नोटिस हुआ? तभी मोमो कहती है जब आपने इसको मारा तो इसका ऑरा चेंज हो गया। तभी मोमो की ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें जब ऑरा दोबारा चेंज होता हुआ दिखे तो उसे पकड़कर बाहर खींच लेना। मोमो ऐसा ही करती है और डॉल के पास रखी हुई सील पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तभी ये डॉल उठकर यहाँ से भागने लगती है। सस्ते फुनाडे कहती है जल्दी से इस डॉल को पकड़ो। मोमो अपनी पावर यूज कर इस डॉल को पकड़ लेती है। तो सस्ते फुनाडे बताती है ये टर्बो ग्रैनी है। तभी टर्बो ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे बच गई। वो कहती है जब तुम लोग मुझे मारने वाले थे तब मैं अपना ऑरा अकारुन के अंदर छिपा दी थी, इसी वजह से मैं बच गई। मेरी पावर मेरे पास वापस आ जाने दो, मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी मोमो टर्बो ग्रैनी से डील करती है हम तुम्हें तुम्हारा पावर वापस कर देंगे बट बताओ अकारुन की बॉल कहाँ पर है? तभी अचानक से अकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी सस्ते फुनाडे बताती है कि उसने टर्बो ग्रैनी की कॉन्सिनेंस डॉल के अंदर ट्रांसफर कर दी है। टर्बो ग्रैनी की पावर अभी भी अकारुन के अंदर है, इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म हो पाया। टर्बो ग्रैनी बताती है कि अकारुन की बॉल उसकी स्पिरिचुअल पावर से कवर्ड है और तो वे करीबन 5 सेंटीमीटर की होगी और वो गोल्डन कलर की दिखती है। सुनो बेस, आई एम डैम श्योर अगर ये बॉल इंडिया में किसी को मिली होती पक्का लौंडे इसके साथ क्रिकेट खेल रहे होते। टर्बो ग्रैनी आगे बताती है कि अकारुन के बॉल के अंदर काफी ज्यादा लाइफ फोर्स है जिससे ढेर सारे घोस्ट इस बॉल पे अट्रैक्ट होंगे। भूतों को लगता है वो ऐसी चीजें कलेक्ट करेंगे तो वो जल्दी ही इंसान बन जाएंगे, इसीलिए इवल स्पिरिट इंसानों को हॉन्ट करती है। मोमो और अकारुन बॉल को ढूंढ रहे होते हैं और इन दोनों को बॉल नहीं मिलती है। तभी टर्बो ग्रैनी कुछ बोल देती है और ये दोनों जाके उसे बजा देते हैं लात ही लात और ये दोनों घर आ जाते हैं। अकारुन फस्ते फुनाडे से कहता है उसे अपनी बॉल नहीं मिली
तभी सस्ते फुनाटे कहती है। मैं अपनी फ्रेंड से पूछूंगी, अगर उन्हें कोई बॉल मिलती है तो वह मुझे बता दे। सस्ते फुनाटे जाते हुए कहती है। टर्बो ग्रैनी की पावर काफी डेंजरस हो सकती है, तुम दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाओ। सुनो बेस, दैट इज रियली पेनफुल। अकारुण भाई साहब पूरे जीवन भर बिना अंडे के रहे। अगले दिन अकारुण स्कूल आया होता है। एक लड़का उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, My grandfather loved Buddhi. आगे कहता है। अकारुण, तू और मोमो डेट कर रहे हो क्या? अकारुण मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आगे कहता है, अच्छा तू मुझे मोमो से इंट्रोड्यूस करा और उसे पटाने में मेरी हेल्प कर, तुझे पता ही है वो कितनी क्यूट है। अकारुण को ये सुनने के बाद रियलाइज होता है कि मोमो बहुत ही क्यूट है। ये सुन के अकारुण ब्लफ करने लगता है। लौंडा आगे कहता है, प्यार व्यार सब बकवास है। मोमो तो कॉल गर्ल का काम भी करती है, उसकी पुसी क्यूट है ना। ये बात सुनने के बाद अकारुण इस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। इससे पहले ये लोग अकारुण को पहले अकारुण टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन्हीं लोग की फाड़ देता है। इसके बाद लौंडा जब अपना बैग खोलता है तो वह देखता है कि उसके बैग में टर्बो ग्रैनी होती है। फिर लौंडा बैग लेकर दूसरी जगह चला जाता है। भाई मुझे नहीं पता यहाँ क्या कर रहा है, पर तुझे अपना पीपी वापस मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तू बुढ़ी के साथ शुरू हो जाएगा। फिर ये बुढ़ी घोस्ट अकारुण से कहती है, तू मुझे मेरी पावर वापस कर दे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अकारुण मना कर देता है। फिर तभी यहाँ मोमो भी आ जाती है। अकारुण मोमो को देखकर ब्लफ करने लगता है और बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाता है। इसी बीच टर्बो ग्रैनी भी बैग से बाहर निकल जाती है। चलाक बुढ़िया। फिर मोमो अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। मोमो अपने फ्रेंड से कहती है, आजकल अकारुण काफी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तभी ये ब्यूटी पार्लर वाली कहती है, तुझे नहीं पता क्या अकारुण तेरे लिए अपनी क्लास के लौंडो से लड़ गया क्योंकि वे तेरे बारे में भला बुरा बोल रहे थे। फिर उसी लड़की की एंट्री होती है जिस लड़की के ऊपर मोमो ने पिछले एपिसोड में बर्तन गिराया था। इस लड़की का नाम आयरा होता है। ये मैडम खुद को ज्यादा समझती है। इससे लगता है कि ये क्यूट है, जो चाहे वो कर सकती है। इसके पीछे सभी लड़के पागल हैं। फिर हमें आगे पता चलता है कि इसे नहीं मोमो के खिलाफ अफवाह फैलाई थी कि मोमो किसी के भी साथ सो जाती है वगैरह वगैरह, क्योंकि इसे लगता है कि मोमो एक डीमन है क्योंकि उसने मोमो के विंग्स देख लिए थे, इसीलिए। जो कि सुनोमीज मोमो की साइकिक हैंड होता है। मैडम मोमो के साइकिक हैंड देख पा रही होती है, इसीलिए इन्हें लगता है कि ये चोजन वन है, गॉड ने इन्हें चुना है। ये मोमो की साइकिक हैंड इसलिए देख पा रही होती है कि इसके पास अकारुण की बॉल होती है जो कि इसने अपने हाथों से पकड़े होती है। फाइनली लौंडो अकारुण का एक अंडा मिल गया। मैडम रास्ते से जा रही होती और इनके सामने बॉल ढनकते हुए आती है अकारुण की। जब मैडम ये बॉल उठाती है तो वे आसमान में देखती है कि लाइट चमक रही है, तो उन्हें लगता है कि गॉड ने उन्हें चुना है। बट जिन्होंने एपिसोड 5 देखा होगा उन्हें पता होगा ये लाइट कौन सी है। मैडम अपने फ्रेंड से कुछ क्रॉस वगैरह मंगाती है डीमन को खत्म करने के लिए। मैडम के फ्रेंडों को लगता है कि ये मैडम सस्ते नफे करके बैठी हुई है। फिर आयरा को एक खिड़की के बाहर एक रेड कलर की ड्रेस पहने हुए एक औरत दिखाई पड़ती है। आयरा के दोस्तों को लगता है आयरा मजाक कर रही है, बट ये रियल होता है। मैडम को लगता है ये सब मोमो कर रही है इन पे नजर रखने के लिए। मैडम क्लास में बैठकर यही सब सोच रही होती हैं और साथ ही साथ अकारुण के अंडे को मसाज दे रही होती है। ये सब क्या कह रहा हूँ सुनोबीज, भूल जाओ। टर्बो ग्रैनी ये सब देख रही होती है। वो ग्रैनी लंच ब्रेक में बताती है कि अकारुण की बॉल एक लड़की के पास है और वो स्पिरिट को देख सकती है और एवल स्पिरिट भी उसे देख सकती है और वो लड़की इसी स्कूल में है, बट उसे उसका नाम नहीं पता है। स्कूल के बाद मोमो को आयरा बुलाने आती है। आयरा मोमो से कहती है, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो। मोमो आयरा के साथ चली जाती है। तभी टर्बो ग्रैनी अकारुण से बताती है, यही वो लड़की है जिसके पास तुम्हारा बॉल है। आयरा मोमो को एक फैक्ट्री साइड वाले एरिया पे लाई होती है। मोमो जैसे ही फैक्ट्री के अंदर घुसती है, आयरा की फ्रेंड मोमो के ऊपर झपट्टा मार देती है और पकड़ लेती है। आयरा मोमो के ऊपर क्रॉस रॉफ लगा के मंत्र पढ़ने लगती है डीमन भगाने के लिए। He also uses अकारुण's बॉल। आयरा मोमो के मुंह पे अकारुण का बॉल रगड़ने लगती है। क्या मैं ये कह सकता हूँ मोमो ने अकारुण के बॉल को भूल जाओ भाई, भूल जाओ। तभी मोमो कहती है, ये तो अकारुण की बॉल है, ये तुम्हें कहाँ से मिली। इसी बीच अकारुण भी यहाँ पहुंच जाता है और वह देखता है कि मोमो के मुंह पे उसकी बॉल है। इसी बीच एक घोस्ट आकर आयरा को कैप्चर कर लेती है। वह घोस्ट आयरा को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है, गोदी में उठा के कहती है, मैं तेरी माँ हूँ। तभी अकारुण टर्बो ग्रैनी की पावर यूज कर आयरा को बचाने की कोशिश करता है, बट घोस्ट उसे पकड़ के खाने लगती है। अपने साइकिक हैंड का यूज करके अकारुण को बचाने की कोशिश कर रही होती है, बट घोस्ट अकारुण को पूरी तरीके से खा लेती है। क्या सुनोबीज, अकारुण भाई साहब बिना अंडे के ही मर जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है?
आयरा को लग रहा होता है कि ये घोस्ट मोमो के साथ है, बट घोस्ट उससे कहती है मैं उस दिन बड़ी खुश हुई थी जब तूने मुझे पहली बार माँ कहा था, क्या तू मुझे फिर से माँ बोल सकती है। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी भी होती है, बट वे इन छोटे मोटे भूत में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती, मस्त मजे से फोन यूज कर रही होती है। घोस्ट को उल्टा सीधा बोलने लगती है, कहती है मैं तुझे खत्म कर दूंगी। घोस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह आयरा को भी खा जाती है। घोस्ट लगातार 2 इंसानों को खा गया और ढकार तक नहीं लिया। फिर ये घोस्ट मोमो के ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि मोमो ने आयरा को बिगाड़ दिया, ऐसा इसे लगता है। टर्बो ग्रैनी मोमो के हाथ खोलने में हेल्प कर रही होती है, बट इसी बीच घोस्ट मोमो का गला अपने बालों से पकड़ लेती है और फिर मस्त बजाती है दम जी भर के, उसके बाद उसे भी खा जाती है। फिर टर्बो ग्रैनी थोड़ा सीरियस होती है और कहती है तुझे पता है तूने किसकी लड़की को खाया है। फिर टर्बो ग्रैनी अपनी सस्ते सुनाडे का थोड़ा इंट्रोडक्शन देती है। इंट्रोडक्शन सुनते ही घोस्ट पूरी तरीके से जलने लगती है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये कोई क्रॉस वगैरह नहीं था बल्कि लाइटर था, इसी की वजह से इसके बालों में आग लग गई क्योंकि इसने मोमो के खाते वक्त अपना बाल भी खा लिया था। और सुनोबीज ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सुनोबीज इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये लड़की भागते हुए जा रही होती है कहीं पर और भागते भागते सड़क पे ये गिर जाती है और यहीं पर मर जाती है। उसके बाद फिर हम इसी चुड़ैल को देखते हैं जो मोमो और अकारुन को पकड़ने के लिए अपना हाथ धीरे धीरे मोमो और अकारुन की तरफ बढ़ा रही होती है। फिर ये भूतनी कहती है तुम लोगों ने मेरी आयरा मुझसे छीन ली, तुम लोग मेरी आयरा मुझे वापस कर दो। ये सुनने के बाद मोमो और अकारुन यहाँ से भागने लगते हैं तेजी से। चुड़ैल अपने बालों की हेल्प से ढेर सारे सामान इन लोगों के रास्ते में फेंकने लगती है। अरुण बैरली ही इन अटैकों से बच पा रहा होता है और मोमो भी काफी मुश्किल से बच पा रही होती है। करुण भागते भागते आयरा को गिरा देता है। फिर ये भूत आयरा के पास जाकर कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मां नहीं बोलना चाहती बट मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा जिससे तुम्हारा जो खून और फ्लैश है वो मेरे अंदर मिक्स हो जाएगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। उसके बाद चुड़ैल जैसे ही आयरा को खाने के लिए आगे बढ़ती है तैसे ही ये रुक जाती है। अपने बालों की जैसे ये रुक गई होती है जो इसने कारनामे दिखाए थे पीछे इन लोगों के ऊपर अटैक करके। पता चलता है कि ये सब मोमो का प्लान होता है इस चुड़ैल को फंसाने के लिए। इसके बाद ये चुड़ैल रेस में आकर अपने बालों और पिलर्स को तोड़ने लगती है। मोमो तुरंत आकर अपने साइकिक हैंड का यूज कर इसके पैर पकड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद मोमो अकारुन से कहती है तुम टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होकर इसे उड़ा दो, तुमने लोकेशन बाउंड स्प्लिट को हराया था। इतने में हम देखते हैं चुड़ैल अपनी बाल ही उखाड़ देती है अपने सर से दोनों को पकड़ने के लिए और कहती है मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। ये कहते हुए ये चुड़ैल मोमो को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है, तभी टर्बो ग्रैनी की पावर रिड्यूस करते हुए आता है और इसे उड़ा देता है। चुड़ैल उड़ते हुए जाकर दूल दीवार में ठुक जाती है। खड़ने के बाद अकारुन का स्टेमिना खत्म हो जाता है और उसकी बुरी तरीके से लग चुकी होती है। अटैक करने के बाद अकारुन सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। अकारुन के बैग से ग्रैनी बाहर आती है और एक क्वीन की तरह अकारुन के बैग के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि मेरी पावर का यूज कर इसे मजा चखाया है, अब तो इसके उठने के चांसेस बहुत ही कम है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद ग्रैनी जाकर आयरा के जेब से अकारुन की बॉल निकाल लेती है और अकारुन को दे देती है। तभी मोमो अकारुन से कहती है तुम्हें तुम्हारे नट्स वापस मिल गए ना। और इसके बाद ग्रैनी इन दोनों को बताती है कि आयरा मर चुकी है। फिर आयरा की पल्स वगैरह चेक करने लगती है और ग्रैनी से कहती है जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। अकारुन से कहती है जल्दी से मेरा हाथ खोलो, मैं अपने साइकिक हैंड का यूज कर इसके हार्ट को मसाज देती हूँ। इसके बाद टर्बो ग्रैनी चिल होकर कहती है वो तो मर चुकी है, अब इन सबका कोई भी फायदा नहीं है। तभी ये चुड़ैल उठ के आने लगती है मोमो और अकारुन की तरफ, कह रही होती है माई लिटिल स्वीट आयरा। देखकर अकारुन इससे लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। तभी वो भूतनी कहती है कि इस सबसे कुछ नहीं होगा, तुम अब आयरा को जिंदा नहीं कर सकते, इससे बेटर आइडिया है मेरे पास, क्योंकि अपने साइकिक हैंड का यूज कर मेरा ऑरा आयरा को दे दो। पता होगा ऑरा एक बैटरी की तरह होता है ऑर्गेज्म के लिए। इलेक्ट्रिक कार बिना बैटरी के नहीं चल सकती, वैसे ही ऑर्गेज्म बिना ऑरा के नहीं चल सकते। का ऑरा पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा ही ऑरा बचा हुआ है उसके पास, जल्दी करो। मोमो कहती है मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, भाई तुम दोबारा आयरा को खा लो तो। के बाद ये चुड़ैल अपना मुंह ही फाड़ देती है और कहती है कि अब मैं आयरा को नहीं खा पाऊंगी, जल्दी करो। मोमो को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है। वह अकारुन से कहती है तुम तैयार रहना। इसके बाद मोमो अपने साइकिक हैंड का यूज कर इन दोनों के ऑरा को ट्रांसफर करने लगती है। अभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, जब चुड़ैल जिंदा थी तो इसके रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई जाती है। वह कैसे काम से आती और अपने बेटी के साथ खाना वगैरह खाती थी, बेटी को बैले डांसिंग सिखाती थी। एक दिन उनके घर पे एक बंदा आता है, तो इस औरत को बहुत गंदी तरीके से मारता है। स्नोबीज कोई लड़की से कहता है तुम्हें क्या लग रहा था तुम हम सबसे बच जाओगी, और ये बंदे इसकी बेटी को उठा के ले जाते हैं। तो काफी चोट लगी हुई होती है, तब भी
ये औरत दर्द में होने के बावजूद भी अपनी बेटी की तरफ जाने लगती है। ये चीज हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखी थी, यही रोड पर गिरकर मर जाती है। और हम एक सीन देखते हैं जब ये स्प्रिट बन चुकी होती है, तभी यहाँ पर आयरा आती है और इसे मम्मा कह के बुलाती है और वह देखती है कि ये उसकी मॉम नहीं है। आयरा यहाँ से चली जाती है, उसके डैड उसे बुला लेते हैं। फिर इसके डैड आयरा से कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे कहा था ऐसे नहीं भागते। आयरा कहती है, मुझे लगा कि मेरी मॉम है वहाँ पर। इसके डैड कहते हैं, मॉम नहीं हो सकती वहाँ पर। आयरा कहती है, तो मॉम कहाँ पर है? तब इसके डैड बताते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना, मॉम एक ऐसी जगह जा चुकी है जहाँ से वे जल्दी वापस नहीं आ सकती। स्ट्रॉन्ग लड़की बनना होगा जिससे जब भी तुम्हारी मॉम आए तो वे देखे कि उनकी बेटी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। ये औरत आयरा को अपनी बेटी समझ लेती है। इसे याद आता है कि इसने अपनी बेटी को खो दिया है। फिर ये प्रॉमिस करती है अपने आप से कि वे आयरा को प्रोटेक्ट करेगी किसी भी कंडीशन पर। फिर प्रेजेंट में आते हैं, हम देखते हैं कि आयरा को होश आ चुका होता है। वो नीचे गिर जाती है। तभी अकारुण कहता है, क्या किया तुमने इसके साथ? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मोमो कहती है, कुछ नहीं हुआ। मोमो रोते हुए कहती है, इस औरत को कुछ मत करना, क्योंकि मोमो ने इसकी स्टोरी देख ली थी। औरत का ऑरा आयरा के अंदर आ चुका होता है कि इसके अंदर ऑरा खत्म हो चुका है और ये धीरे धीरे टूटने लगती है। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है, बस बात है ऑरा बैटरी की तरह होता है, बिना बैटरी के शरीर की क्या जरूरत। बाद ये घोस्ट इरेज होने लगती है धीरे धीरे। तभी ग्रैनी बताती है कि किसी को भी याद नहीं रहेगी, न जिंदा लोग न मरे हुए लोग, ये एग्जिस्टेंस से ही इरेज हो जाएगी। तभी मोमो कहती है, हम इसे बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? ये तो उसके ऊपर है, वो दिल से शांति पाना चाहती है कि नहीं। तभी आयरा आकर इस घोस्ट को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू मॉम, इस चुड़ैल की आत्मा को शायद शांति मिल गई होगी और ये एक अच्छी जगह पर जा पाएगी शायद। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये सभी लोग मिलकर नूडल्स खा रहे होते हैं। यहाँ पर आयरा भी होती है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे बड़ी शांति है। तभी आयरा और मोमो आपस में ही बात करने लगते हैं। मोमो से कहती है, तुम एक डीमन हो, जो तुम्हारा साथी है ये भी एक डीमन है। मैं अपनी आंखों से देखा है, ये तुम्हारी ग्रैंड मदर हो ही नहीं सकती। देख नहीं रहे हो कितनी जवान है ये तो सच कह रही है। सनोवीज सस्ती फुनाडे इन दोनों को देख रही होती है। सस्ती फुनाडे कहती है, तुम सही कह रही हो, मोमो सच में एक डीमन है। ये दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। मोमो आयरा एक दूसरे को धमकी भी दे रहे होते हैं, मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी वगैरह वगैरह। इसके बाद आयरा यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह ग्रैनी को थैंक यू बोल के यहाँ से निकल जाती है। ये वापस आकर करण से कहती है, डीमन होने के बावजूद भी तुमने कई बार मेरी जान बचाने की कोशिश की है, तुमने ऐसा क्यों किया? मोमो आयरा से कहती है, क्योंकि वो डीमन नहीं है। भी अकारुण कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी इंसान अगर खतरे में होगा तो उसको मदद की जरूरत पड़ेगी। बाद आयरा कहती है, अच्छा यानी कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानों का दिल है, चिंता मत करो, तुम्हें मैं मोमो ऐसे के कंट्रोल से जल्दी ही बाहर निकालूंगी। और आयरा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आयरा रास्ते में जाते हुए अपने आप से कहती है, मुझे बहुत गलत महसूस हो रहा है, मैं एक इंसान और वह एक डीमन है, उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। लिज़ी अलग ही अपने ख्याली पुलाव पका रही होती है। इस अकारण के हाथ एक और बंदी लग गई। हम स्कूल का सीन देखते हैं। दोनों आपस में दूसरे अंडे के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो अकारण से कहती है कि क्या तुम किसी ऑकल्ट फोरम वगैरह में हो सकता है वहाँ पर इसके बारे में कोई अपडेट वगैरह हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर वगैरह है ना? तभी अकारुण कहता है, मेरे पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है। फिर मोमो कहती है, अरे यार अब तो मेरे को पार्ट टाइम जॉब करके एक फोन खरीदना पड़ेगा, अब मेरे को 4 साल का लोन भी लेना पड़ेगा। इसके बाद अकारुण पीछे रुक जाता है। इसके बाद मोमो कहती है, चलो फिर हम लंच टाइम में मिलेंगे। तभी अकारुण कहता है, नहीं मुझे लंच में एक रिपोर्ट पे काम करनी है, मैं नहीं मिल सकता। और मोमो कहती है, अच्छा फिर कोई बात नहीं, स्कूल के बाद हम इंटरनेट कैफे चलेंगे। फिर बाद अकारुण कहता है, स्कूल के बाद भी मेरे को कुछ काम है। इसके बाद अकारुण यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम लंच का सीन देखते हैं कि वह फ्रेंड के पास आती है खाने के लिए। वो की फ्रेंड अकारुण के बारे में पूछती है, अकारुण कहाँ पर है? बताती है कि अरे यार उसको कुछ काम था लंच टाइम में, बट मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। की फ्रेंड कहती है, क्या कोई लड़की का चक्कर है? फिर मोमो को याद आता है आयरा का सीन, अकारुण और आयरा का कुछ हो सकता है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मोमो कुछ पीने के लिए लेने जा रही होती है। तभी इसकी फ्रेंड कहती है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैं जूस लेने जा रही हूँ। फिर इसकी फ्रेंड कहती है, मेरे लिए भी ले आइयो। वो रास्ते में जो ऑरेंज जूस लेकर जा रही होती है तो वह कहती है कि मेरे को गड़बड़ लग रहा है, क्या मुझे क्लास सी में जाकर चेक करना चाहिए? अगर सच में रिपोर्ट कर रहा होगा तो उसे मैं परेशान कर दूंगी। तो मोमो जब साइड से जा रही होती है देखती है कि अकारुण मोमो के ऊपर होता है। देख के मोमो जेलस हो जाती है। इसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं कि अकारुण पुशअप कर रहा होता है, सोच रहा होता है मुझे स्ट्रांग होना है मोमो ऐसे को बचाने के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम वो मोमो को बचा सके। फिर फुनाडे ने उसे ये रूटीन बताया था अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए। फुनाडे ने उसे बताया
बताया था कि 100 सिटअप, 100 पुशअप, 100 स्क्वाट के 5-5 सेट करने हैं। सुनो बेस, सस्ते फुनाडे का रूटीन कौन कौन फॉलो कर रहा है कमेंट करके मुझे बताना। वो कारुण अपना रूटीन फॉलो कर ही रहा होता है तभी आयरा यहाँ पर आती है और वह अकारुण से कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयरा आते ही अकारुण को किस करने जा रही होती है। वह अकारुण का फिस्ट पकड़ के आगे बढ़ने जा ही रही होती है तभी अकारुण उसके मुंह पे ही चाटा मार देता है यार और उसे पीछे कर देता है। वही आयरा कहती है ये तुम ये कर क्या रहे हो, मैं जो करना चाह रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। ये जो बुक्स पढ़ी है ऐसे ही अपनी फीलिंग बताते हैं सामने वाले को। तभी अकारुण कहती है तुम कैसी बुक्स पढ़ रही थी। आप बताती है कि वो मेरे डैड की किताबें थी। इस बुक का कवर तो देखो, कौन सी बुक लग रही है तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना। फिर बहस करने लगते हैं। अकारुण कहता है तुम तो इतनी पॉपुलर लड़की हो, इतनी पॉपुलर लड़की को इतना सा भी नहीं पता ऐसी लड़की को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। आयरा अपना पैर घुमा के अकारुण को नीचे गिराने की कोशिश करती है बट वे खुद नीचे गिर जाती है और अकारुण उसके ऊपर आ जाता है। इसके बाद आयरा अपनी आंखें बंद कर लेती है और यही सीन मोमो ने देखा होता है। मोमो के हाथ से फिर जूस के डब्बे गिर जाते हैं। ये चीज अकारुण देख लेता है। मोमो जेलफू के यहाँ से निकल जाती है। ये जूस के डिब्बे लेकर मोमो के पीछे जाने लगता है। मोमो से कहता है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तभी मोमो कहती है तुम तो कह रहे थे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना है, ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट वर्क, मुझे अब तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना है। तो मोमो अपने क्लास में आ जाती है। क्लास में इन्हें मेंटिस के बारे में पढ़ाया जा रहा होता है। मेंटिस एक पंच करके स्केल को तोड़ देता है। मोमो को भी अकारुण को पंच करने का मन कह रहा होता है। अकारुण उधर क्लास में बैठ कर सब सोच रहा होता है आखिर गलती क्या थी मेरी, मैंने उससे जो झूठ बोला कहीं वो तो नहीं थी मेरी गलती। और अचानक से क्लास में पानी पानी होने लगता है और खिड़कियों के पास अंधेरा छा जाता है। अकारुण यहाँ पर जैसे क्लास के बाहर निकलता है तो उसके सामने आयरा आ जाती है। बाद अकारुण मोमो को देखने जाता है तो वो देखता है कि मोमो क्लास में नहीं होती है। उनमें सोच रहा होता है कि मैंने ऐसे ही चीज पास्ट में एक बार और एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं और मोमो मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और वह अकारुण के बारे में सोचती है कि आखिर उसकी क्या हालत होगी। अकारुण के बारे में सोचते ही उसको काफी बुरी तरीके से गुस्सा आने लगता है और साथ ही पानी का लेवल भी बढ़ रहा होता है। तभी उसे अचानक से यहाँ पर कुछ हिलने की आवाज आने लगती है। देखते हैं कि यहाँ पर डायनासोर जैसा कुछ होता है। वो एकदम करेक्ट टाइम के अंदर क्लासरूम के अंदर छिप चुकी होती है। मोमो के हल्के से पैर के मूवमेंट की वजह से एक बेब बन रही होती है। तो बेब्स ये डायनासोर महसूस कर लेता है, अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और ये अपने मुंह से काफी खतरनाक बीम छोड़ता है। तो इसकी बीम इतनी पावरफुल होती है कि ये सारे के सारे क्लासरूम को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने एक ही अटैक में। और इसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि बच गई होती है। इसके बाद हम अकारुण को देखते हैं। अकारुण आयरा से कहता है आखिर ये आवाज कैसी थी। आयरा अकारुण से कहती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कि तुम और मोमो कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हो। अकारुण कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद सोच रहा हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। मैंने ये चीज पहले भी महसूस की है। अंधेरा हो चुका था और हमने एक एलियन को हराया था और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अकारुण से कहती है एलियन जैसी चीज होती भी है। तभी अकारुण कहता है हाँ यार वो योग का ही मॉन्स्टर्स भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तब पूछती है उन लोगों को हमसे क्या लेना देना है। फिर अकारुण बताता है कि वो प्रोडक्टिव ऑर्गन के बड़े भूखे हैं, ठरकी दरिंदे कहीं के। तभी इनके सामने एक एलियन आ जाता है जो कि बॉक्सिंग ग्लव्स पहना होता है। वह आते ही अकारुण और आयरा के ऊपर अटैक कर देता है बट अकारुण टर्बोग्रेन में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को लेकर बच निकलता है। अकारुण कहता है मैं एक लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आयरा चैन चलो निकलो यहाँ से। आयरा कहती है तो मुझे आयरा चैन क्यों बोल रहे हो, अभी तुमने किस भी नहीं किया, अभी तो मुझे ये सब मत बोलो। तभी एलियन और अकारुण लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी अकारुण के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और हम देखते हैं कि ये ठरकी एलियन फिन आ गए होते हैं। आयरा इन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करती है। तभी अकारुण कहता है आयरा भाग जाओ यहाँ से, कि ये सारे बंदे औरतों का ही टारगेट करते हैं। ये एलियन बताते हैं कि ये सब इन लोगों ने ही किया है। फिर एक आयरा को एक ही हाथ में उड़ा देता है। बताता है कि इन लोगों ने एक नल वाइट बनाया है तो सिर्फ हाई स्पिरिचुअल प्रेशर वाले लोग ही आ सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो चुकी है क्योंकि आयरा भी यहाँ पर थी इसी वजह से। इनमें से फिर एक कहता है अकारुण से हमें तुम्हारा केला चाहिए। अकारुण कहता है आखिर तुम लोग क्यों पड़े हो मेरे बॉल्स के पीछे, मेरे पास एक ही बॉल्स है। इनमें से एक एलियन कहता है तुम्हारे केले में तो काफी खतरनाक पावर है, तुम्हारे केले का तो जलवा है, तुमने हमें स्पेसशिप पे अपने केले की पावर दिखाई थी, हमें तुम्हारे केले के ऊपर रिसर्च करना है। के बाद अकारुण ट्रांसफॉर्म होने की बहुत कोशिश करता है बट वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। उसे वैसा ही फील हो रहा होता है जब मोमो उसको कंट्रोल करती थी, वैसा ही उसे फील हो रहा होता है। इसके बाद ये लोग अकारुण के कपड़े फाड़ देते हैं। बंदा अपनी तीसरी कैंची निकाल लेता है अकारुण का केला काटने के लिए और कहता है चलो परफॉर्म करें ऑपरेशन। तभी यहाँ पर ढेर सारे पिंक कलर के बाल आते हैं। एलियंस को उठा के फेंक देती है। फिर इधर हम देखते हैं आयरा ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। तो पता ही होगा इस चीज का लेना देना इसकी नकली मॉम से है। बट सुनो भी सच में ये काफी कमाल की लग रही है। के बाद वो कहती है
चलो शुरू करते हैं। और ये एलियन की धुलाई करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद ये देखती है कि अकारुन एकदम नेकेड हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। तो हम लोगों ने किस भी नहीं किया, भी तुम मुझे ये सब नहीं दिखा सकते। इधर ये मेंटेस आयरा से लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है। इन दोनों के बीच काफी अच्छी खासी फाइट हो रही होती है, बट इधर अकारुन अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। इधर आयरा मेंटिस के सभी अटैक से काफी आसानी से बच रही होती है। सिनोबिस पहली बार के मुकाबले आयरा काफी अच्छा लड़ रही है। इसके बाद आयरा सर्पो एलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी सर्पो एलियन अपने पावर का यूज कर इसे दूर फेंक देता है। ये बॉक्सर वाले एलियन दूसरे एलियन से कहता है जरा ध्यान से अटैक करो, ये अटैक मुझे भी लग सकता था। फिर सर्पो एलियन कहता है बाहर में जा तू, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है, तू सही से काम कर वरना तेरी जगह मुझे किसी और को हायर करना पड़ेगा। इसके बाद मेंटिस दोबारा आयरा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, बट आयरा इस बार भी बड़े आसानी से बच रही होती है इसके अटैक से। मेंटिस एक काफी जोर से पंच मारता है आयरा की तरफ, बट वो पंच जाकर अकारुन को लग जाता है। तभी आयरा कहती है वाओ तुम्हारा पंच सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट ऐसे पंच का क्या फायदा जो अपने अपोनेंट को ही न लगे। ये एलियन बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा होता है आयरा को मारने के लिए, बट इसका एक भी पंच आयरा को छू तक नहीं पाता। आयरा लेजिट इसके साथ मजे कर रही होती है। आई थिंक ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है ना। आयरा इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद आयरा इसको एक खतरनाक लात मारती है, सीधा जाके इस छत से टकरा जाता है। इसके बाद आयरा सर्पो एलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रही होती है। तभी ग्रेविटेशनल पावर का यूज कर देता है, आयरा की ट्रांसफॉर्मेशन भी चली जाती है। इसके बाद सर्पो एलियन अपनी पावर के बारे में आयरा को बताने लगता है, बट आयरा कहती है भाड़ में जा, तो चुप रह साले, मुझे तेरी पावर के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए चुप हो जा भड़वे। तभी एलियन कहता है ये तो कितनी अच्छी बात है, तुम सभी के पास कितनी अलग अलग पावर्स है और तुम सब मुझे एक ही जगह पे मिल गए, इससे हम लोगों को काफी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम सभी तुम्हारी पावर का यूज कर काफी अच्छा एवोल्यूशन करेंगे। उसके बाद इधर बाकी दोनों सर्पो एलियन भी आयरा की तरफ आने लगते हैं। इसके बाद आयरा फिर वही अपना चोजन वन वाला डायलॉग मारती है। ये सर्पो एलियन आयरा से कहता है हमारे प्लान में शामिल तो नहीं था तुम्हारा बनाना ऑर्गन, बट हमें अब तुम्हारा भी बनाना ऑर्गन चाहिए। इसके बाद ये बॉक्सर आयरा को एक खतरनाक पंच मारता है, जिससे आयरा दीवार को तोड़ते हुए क्लास में जाके गिरती है। अकारुन को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर ये नंगा पुंगा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह इन लोगों के ऊपर अटैक करने के बढ़ ही रहा होता है। तभी सर्पो एलियन इसके ऊपर भी वो ग्रेविटेशनल पावर यूज कर देते हैं, जिससे ये दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। सिनोबिस इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा न्यूड सीन्स हैं, उन्हें मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता वरना यूट्यूब मुझे बहुत अच्छा खासा स्ट्राइक दे देगा। अगर तुम्हें ये सभी सीन्स देखने हैं तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाओ, वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा एपिसोड अपलोड करके रखा है, वहाँ पर आकर ये सभी सीन्स एंजॉय करना। और तुम्हें इंस्टाग्राम पे भी शायद मैं दे दूं अगर तुम लोग मुझे पर्सनल डीएम करो तो। ये तीनों एलियंस अकारुन को अपनी पावर्स के बारे में बताते हैं। वो कहता है कि जब हम तीनों मिलकर फोकस करते हैं इस जगह पर तो तब एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है, जो भी इसमें आ जाएगा वो हिल भी नहीं सकता। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, इससे हम लोग भी नहीं हिल सकते, इसीलिए हमने इसको हायर किया है। इसके बाद ये बॉक्सर एलियन अकारुन के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। इसके बाद अकारुन काफी रेस में आकर ट्रांसफॉर्म होकर अपना सिग्नेचर अटैक करता है और ये एलियन जाकर दीवार में टकराता है। ये देखकर इन तीनों एलियन की फट चुकी होती है, वे आपस में ही कहने लगते हैं कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाया। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं। मोमो ने ही अपनी पावर का यूज कर इनके इस अटैक को नलीफाई कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों तैयार होते हैं इन तीनों की फाड़ने के लिए। इसके बाद आयरा मोमो से कहती है इस लड़ाई में तुम्हारे साथ तो दूंगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अकारुन को छोड़ दूंगी। सुन के मोमो की बत्ती गुल हो जाती है और ये दोनों दोबारा फिर ट्रैप हो जाते हैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स में। इसके बाद ये एलियंस इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बट बॉक्सर एलियन की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होती है। तभी एक एलियन बॉक्सर के पास जाता है और सुनोबिस ये क्या कर रहा है, बॉक्सर एलियन को कौन सी पावर दे रहा है, अपनी तीसरी टांग के साथ। ये अपनी तीसरी टांग इसके मुंह में घुसा देता है और इसका रिजल्ट बॉक्सर एलियन तैयार फाइट करने के लिए, और इसका लुक भी काफी चेंज हो जाता है। इसके बाद ये बॉक्सर एलियन अकारुन और आयरा के ऊपर अटैक कर देता है। अकारुन और आयरा इस अटैक को देख भी नहीं पाते हैं, वो इतना तेज होता है और ये एलियन आयरा और अकारुन की धुलाई करने लगता है। इसके बाद आयरा अपनी पावर का यूज कर इन सर्पो एलियन के अटैक को नलीफाई कर देती है और फिर से आयरा और अकारुन फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट इस बार आयरा बॉक्सर एलियन के पंचेस को नहीं देख पा रही होती है, इसी वजह से बॉक्सर उसे एक खतरनाक पंच मारता है और ये आयरा क्या दिखाते हुए जा रही है बॉक्सर एलियन को। अकारुन इसके पंचेस को देख पा रहा होता है। इसके बाद अकारुन और आयरा मिलकर इस बॉक्सर की हालत खराब कर देते हैं। मोमो अकारुन और आयरा को इतना पास देखकर जेलस हो रही होती है, जिस वजह से वो दोबारा अपना फोकस लूज कर देती है और फिर से सर्पो एलियन इन्हें ट्रैप कर लेता है। इसके बाद आयरा और अकारुन इसे डांटने लगते हैं, इन्हें कौन सा नशा कर लिया है चुड़ैल। इधर हम सर्पो एलियंस को देखते हैं, इनमें से एक
सर्पो एलियन बॉक्सर एलियन से कहता है तेरी 5% सैलरी लेस कि तू बहुत ही पिटा है इन लोगों से। इसके बाद इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो पानी था वो ग्रीन हो जाता है और स्कूल की जमीन भी गायब हो जाती है। ये सभी पानी के अंदर डूबने लगते हैं। यहाँ पर हर जगह बस पानी ही पानी था। इसके बाद ये लोग स्विमिंग करते हुए ऊपर आते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वही डायनासोर वाला एलियन आ जाता है। सुनो बेस, इससे मैं गॉडजिला की कॉपी बुलाने वाला हूँ। सर्पो एलियन गॉडजिला की कॉपी से कहता है तुमने भी सही से काम नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारी भी सैलरी अब 60% काट ली जाती है। तभी ये एलियन गुस्से में आकर एक सर्पो एलियन को बीच से ही फाड़ देता है। ये देखकर आयरा और अकारुन की फट जाती है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं अगर ये एलियन इस एलियन का ऐसा हाल कर सकता है तो हम लोगों का क्या करेगा। तभी ये बॉक्सर एलियन जाकर आयरा को एक पंच मारकर पानी में डुबा देता है और कहता है कि पानी में मेरे पंचेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। देखकर मोमो को अपनी क्लास के बारे में याद आने लगती है जिसमें उसने श्रिम्प्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये बॉक्सर एलियन भी बिल्कुल एक श्रिम्प्स की तरह दिखाई दे रहा था। तभी ये एलियन भी पानी में डूबने लगता है। सुनो बीज, ये कैसा लॉजिक है? इसने अभी अभी कहा ये पानी में इसके पंचेस काफी स्ट्रॉन्ग है और ये उल्टा पानी में ही डूबने लगा। तभी मोमो अकारुन से कहती है तुम ट्रांसफॉर्म होकर टर्बोग्रेनी की सुपर स्पीड का यूज कर इसके ऊपर अटैक करो। अकारुन टर्बोग्रेनी में ट्रांसफॉर्म हो तो जाता है बट वह भी पानी में डूबने लगता है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि टर्बोग्रेनी को भी तैरना नहीं आता। इसके बाद ये दोनों दोबारा से यहाँ से भागने लगते हैं। इधर आयरा अभी भी पानी में डूब रही होती है। तभी अकारुन मोमो से कहता है मैं बॉक्सर का ध्यान भटकाऊंगा, तुम जाकर आयरा को बचा लो। मोमो अकारुन से कहती है तू उस एलियन का सामना कभी भी नहीं कर पाएगा, तुम भी आयरा की तरह पानी में डूब जाओगे, तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल भी बकवास है। इस पर ये दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। मोमो कहती है ये सब बस तुम दोनों के मेकआउट करने की वजह से हो रहा है। ये सुनने के बाद अकारुन मोमो का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है बट इसी बीच वो बॉक्सर एलियन दोबारा से इनके ऊपर अटैक कर देता है। इससे बचने के लिए अकारुन मोमो को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। फिर इन दोनों के बीच एक किसिंग सीन क्रिएट होता है बट इन दोनों की सांस फूलने लगती है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद मोमो को एक आइडिया आता है कि वह अकारुन को अपने साइकिक हैंड्स का यूज कर स्विमिंग कराती है और उसे एक वाटर जेट की तरह यूज करती है और इसी तरह वह आयरा को भी बचा लेती है। आयरा के स्टमक में पानी भर गया होता है। मोमो अपनी पावर का यूज कर आयरा के पेट से पानी बाहर निकालती है जिससे आयरा को होश आ जाता है। इसके बाद आयरा मोमो से कहती है कपड़े उतारने को, जिससे ये लोग पानी में काफी स्पीड से स्विमिंग कर पाएंगे। इसके बाद आयरा और मोमो कपड़े उतार के रेडी होते हैं और ये दोनों अकारुन के ऊपर बैठ जाती है। सुनोविज यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जब ये लोग पानी के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि सभी एलियंस आपस में मिक्स होकर ट्रांसफॉर्म हो गए थे और ये एलियंस इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है अपनी लेजर पावर का यूज कर। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि एलियन अटैक करने से पहले अपनी गर्दन से पानी को अब्सॉर्ब करता है और इसके बाद अटैक करता है, यानी कि इन्हें इसके गर्दन पर अटैक करना होगा। इसके ऊपर अटैक करने जा ही रही होती है तभी ये एलियन इसके ऊपर पंचेस से अटैक कर देता है और अपनी लेजर से इनके ऊपर हमला कर देता है बट मोमो इन दोनों को किसी तरह बचा लेती है। इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वे इस एलियन को कैसे हराएंगे। तभी एलियन दोबारा से अटैक करता है और ये तीनों अलग हो जाते हैं। मोमो बिल्कुल इस एलियन के सामने होती है। अभी इस एलियन की आवाज आती है तुम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो, सबसे पहले हम तुम्हें खत्म करेंगे। फिर ये एलियन उस सिरिंज के पंचेस का यूज कर मोमो के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज कर यहाँ का पानी हटा देती है और इस एलियन के दोनों हाथ आपस में ही टकरा के टूट जाते हैं। इसके बाद ये एलियन मोमो के ऊपर अपने लेजर से अटैक करने लगता है। इसके बाद आयरा इसकी गर्दन को अपनी बालों से पकड़ लेती है। इसके बाद अकारुन आयरा के बालों के ऊपर भागते हुए आकर इस एलियन को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये सब दोबारा स्कूल के अंदर आ जाते हैं। सुनोबिस एक सेकंड, ये क्या कर रहा है अकारुन? सीन में अकारुन की हालत खराब है और मोमो एंजॉय कर रही है। इन दोनों को इस हालत में पूरे स्कूल वाले देख लेते हैं। ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्कूल की एक नर्स जिसका नाम क्वीन सेंसे इन तीनों से बिना कपड़ों के घूमने का रीजन पूछ रही होती है। वो इन तीनों से कहती है अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा हो तो बताओ मुझे बुली करने वाले लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। सुनोबिस, इसके लुक से मुझे ये अंदर गल लग रही है। ये तीनों बेचारे कुछ भी नहीं बता पाते। तभी यहाँ पर एक टकला बुड्ढा बिना गेट को नॉक किए अंदर आ जाता है जिससे नर्स उसकी अच्छे से धुलाई करती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आयरा और मोमो रोने लगती है। वह इसीलिए रो रही होती है कि पूरे स्कूल वालों ने इन्हें बिना कपड़े के देख लिया, अब लोग इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, इसीलिए ये लोग रो रही होती हैं। इसके बाद अकारुन कहता है वो एलियन पक्का मेरे लिए ही आए होंगे क्योंकि उन्हें टर्बोग्रेनी की पावर चाहिए थी। इसके बाद मोमो आयरा से कहती है तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारे पास
पास एक्रोबेटिक सिल्की की पावर है, जिस पर आयरा कहती है कल वाली फाइट के दौरान ही मुझे पता चला। और ये फिर से अपना वही डायलॉग मारने लगती है कि मैं चोजन वन हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद अकारुण कहता है अगर ऐसा है तो एलियन इसे भी अपना टारगेट बना सकते हैं। इस सुनने के बाद आयरा थोड़ा ब्लफ करने लगती है। आयरा को लगता है कि अकारुण उसकी बहुत ही ज्यादा परवाह करता है। इसके बाद अकारुण कहता है कि जब तक हमारे पास योकाई की पावर है तब तक एलियंस हमें टारगेट करते रहेंगे। जिस पर मोमो कहती है अगर एलियंस को योकाई की पावर चाहिए तो वे डायरेक्ट घोस्ट पे अटैक करके उनकी पावर क्यों नहीं ले लेते, आखिर क्यों वो हमें अपना टारगेट बना रहे हैं। जो सुनकर अकारुण कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आ गया है। साइंटिस्टों का मानना है कि एलियंस के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प से वे अर्थ पे कब्जा कर लेंगे। बट एलियंस ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि योकाई अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। चाहे एलियन जितने भी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज हो जाए बट वे योकाई के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास योकाई की पावर है, ताकि वो लोग एक्सपेरिमेंट करके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जिससे वो योकाई को हरा सके और इस अर्थ पर कब्जा कर सके। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी एक वॉल्फ पक्का एलियन के पास है। आयरा और मोमो अभी भी अपना रोना धोना कर रही होती हैं, सोच रही होती हैं कि इतना सब होने के बाद वो स्कूल वालों को फेस कैसे करेंगी। तभी आयरा कहती है मेरे पास एक आइडिया है, हम अपना सारा इंजाम मोमो के ऊपर डाल देंगे। पहले तो मोमो इस चीज के लिए मना कर रही होती है बट वह बाद में रेडी हो जाती है। तभी अकारुण कहता है ऐसे तो पूरे स्कूल वाले इससे नफरत करेंगे। तभी मोमो कहती है हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। तभी यहाँ पर आयरा की फ्रेंड्स आ जाती हैं, उन्हें भी यही लग रहा होता है कि ये सब मोमो का किया धरा है और वे मोमो को लेकर यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मोमो अकारुण से पूछती है आखिर तुम दोनों उस दिन वहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर अकारुण सब कुछ सच सच बता देता है कि वो तो वहाँ पर बस वर्कआउट करने गया था और आयरा आके वहाँ पर उसको किस करने लगती है, तो जैसे दोनों में हाथापाई होती है और ये गिर जाते हैं। वही मोमो ने देखा था। ये सुन के मोमो कहती है अगर तुम वहाँ पर वर्कआउट करने ही गए थे तो मुझे बता देते। जिस पर अकारुण कहता है मैं तुम्हें बिना बताए ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था जिससे ये भी थोड़ा कूल लग सके। इसके बाद मोमो अकारुण का मजाक बनाने लगती है और कहती है तुम आखिर स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो। जिस पर अकारुण थोड़ा फरमाते हुए कहता है बिकॉज आई एम अ मैन। ये सुनने के बाद मोमो शर्माते हुए कुछ अकारुण से कहने ही वाली होती है, तभी मोमो की ये दोनों चुड़ैले दोस्त आ जाती हैं। आखिर तुम तीनों बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे थे। जिस पर मोमो कहती है रहने दो, अगर मैं तुम्हें कुछ बता भी दूंगी तब भी तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहती है मैं सब कुछ समझ की हूँ, तुम तीनों एक लव ट्रायंगल में हो और अकारुण के लिए फाइट कर रही थी। इधर हम आयरा को देखते हैं, उसके क्लास वाले उसे इनोसेंट समझ रहे होते हैं और ये लड़की इनोसेंट एक्ट भी कर रही होती है। उसके क्लास वाले कल के बारे में पूछते हैं इससे और ये उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है और ये डीमन अपने मन में सोच रही होती है कि इतनी पॉपुलर है कि उसके बारे में कोई कुछ गलत सोच ही नहीं सकता। तुम भी ये क्रीपी स्माइल देख रहे हो। तभी आयरा के क्लास वाले इस सब का जिम्मेदार मोमो को ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि मोमो आयरा से बहुत जलती है इसीलिए उसने ये सब किया है। और आगे कहते हैं ये सभी लोग हम लोग मिलकर मोमो की इमेज पूरे स्कूल में खराब कर देंगे। ये सुनकर आयरा को काफी बुरा लग रहा होता है मोमो के लिए। तभी मोमो इन सबको बताती है कि उसी ने ही मोमो के खिलाफ ये गलत रूमर फैलाए थे। सुन के सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। इसके बाद आयरा क्लासरूम से बाहर चली जाती है। गार्डन में आकर अपना सर बेंच पे मारते हुए कहती है मैंने अपनी सारी पॉपुलैरिटी खो दी, अब मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। तभी यहाँ पर मोमो आ जाती है। मोमो आयरा की ऐसी हालत देखकर समझ जाती है कि आयरा ने उसके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला। ये दोनों इसी बात पर बहस कर ही रही होती है। तभी यहाँ पर वही बॉक्सर एलियन आ जाता है जिसमें से व्हाइट कलर का ब्लड निकल रहा होता है और वो मरी हुई आवाज में कहता है मैं तुम सबको हराए बिना घर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं। ये सुनने के बाद मोमो आयरा इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ये बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एलियन मोमो के घर पे होता है। सस्ती फुनाडे ने इसका इलाज कर दिया होता है। मोमो सस्ती फुनाडी से कह रही होती है ये एलियन आपके सामने है, अब आपको यकीन आ गया होगा कि एलियंस होते हैं। जिस पर सस्ती फुनाडे कहती है ये तो एक कापा है। जिस पर अकारुण सस्ती फुनाडे को समझाने की कोशिश करता है कि कापा भी एक प्रकार से एलियंस हैं। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी ये एलियन उठ खड़ा होता है। तभी मोमो कहती है हम पर अटैक करने का सोचना भी मत। तभी ये एलियन नीचे पड़े हुए खाने को देखता है और मोमो कहती है हमको नहीं पता है कि एलियंस क्या खाते हैं, उन्होंने इसीलिए ये कड़ी बनाई है। ये देखकर ये एलियन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है क्योंकि आज से पहले उसको किसी ने भी इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। इसके बाद वह खाना खाने लगता है बट वह सिर्फ सस्ती फुनाडी का फेवरेट खाना ही खा रहा होता है। ये देखकर सस्ती फुनाडी उसे एक लात मारती है। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग खाने के लिए लड़ने लगते हैं भिखारियों की तरह। इसके बाद एलियन कहता है कि मेरा बेटा बहुत
बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसे हर रोज खून चढ़ाना पड़ता है। मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। होम प्लेनेट पे मुझे जॉब नहीं मिलती क्योंकि मैं अपने साथ वालों से बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, इसीलिए कोई भी मुझे वहाँ पर जॉब नहीं देता। इसीलिए मुझे पैसे कमाने के लिए इस तरह की जॉब करनी पड़ती है। ये कहते हुए एलियन फूट फूट कर रोने लगता है। ये बातें सुनकर अकारुन इसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, बट उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो इसकी हेल्प कैसे करे। तभी एलियन कहता है, रहन दो, तुम लोगों ने ऐसे ही मेरी बहुत हेल्प कर दी है, अब मैं तुम लोगों को और परेशान करना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद ये एलियन यहाँ से उठकर जाने लगता है। इसके बाद सस्ती फुनाडे इसको स्मेल करती है और इसे दूध पीने के लिए देती है। ये दूध पीने के बाद ये एलियन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये दूध बिल्कुल इनके ब्लड की तरह होता है। इसका मतलब सुनोबिस इसको अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सिर्फ दूध चाहिए। इसके बाद ये लोग इस एलियन को एक काऊ दे देते हैं। इसके बाद ये एलियन इस काऊ को लेकर यहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है, मैं आप लोगों का यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके बाद ये तीनों सस्ती फुनाडे से स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांग रहे होते हैं। सस्ती फुनाडे अकारुन और आयरा को यूनिफॉर्म दिलाने के लिए मान जाती है, बट मोमो को यूनिफॉर्म दिलाने से मना कर देती है और कहती है, अगर तुम्हें यूनिफॉर्म चाहिए तो यूनी सेयावी एक एक्टर है, उसकी तरह एक्ट करके दिखाओ। मोमो के पास और कोई चॉइस नहीं होती तो वे मान जाती है। मोमो को एक्टिंग करते देख आयरा जोर जोर से हंसने लगती है। गेट को नॉक करने की आवाज आती है और मोमो जाके जब गेट खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम जीजी होता है। तभी सस्ते फुनाडे बताती है कि जीजी अब इनके साथ ही रहेगा। हमें पता चलता है कि ये मोमो का बचपन का फ्रेंड है और मोमो का फर्स्ट क्रश भी है, जो सुनकर अकारुन की आंखें बाहर आ जाती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि अकारुन में सोचता है कि ये लड़का कितना कूल और हैंडसम लग रहा है, अगर मोमो इसे पसंद करती थी तो जरूर इसमें कुछ स्पेशल होगा। तभी जीजी अजीब सा फेस बनाकर मोमो से फ्लर्टिंग करने लगता है, जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कूल तो बिल्कुल भी नहीं है, एक नंबर का लोफर है। अभी सस्ती फुनाडे कहती है ये यहीं पर रहेगा। ये सुनकर मोमो चिल्लाने लगती है, ये यहाँ पर नहीं रह सकता। इधर अकारुन अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर जीजी मोमो के घर पे रहेगा तो कहीं दोबारा से जीजी और मोमो नहीं। इधर हम आयरा को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही होती है कि कहीं ये लड़का भी डीमन तो नहीं। अगर ऐसा हो सकता है तो कहीं मोमो डीमंस का ग्रुप तो नहीं बना रही है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद मोमो आयरा का गला पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा तब तक साथ दूंगी जब तक एलियंस इस धरती पे अटैक कर रहे हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अकारुन भी मोमो को गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। अकारुन बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा होता है, आखिर हो भी क्यों ना सुनोबिस, क्योंकि इसका पत्ता अब कटने वाला है। चाह ही रहा होता है तभी मोमो इशारे में उससे कहती है कि वे मोमो को गुड बाय बोले और अकारुन ये कह के वहाँ से चला जाता है। मोमो डिनर करते हुए कहती है, आखिर मुझे कोई बताएगा कि जीजी यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर जीजी फुनाडे के खाने की तारीफ कर रहा था। सस्ते फुनाडे बताती है कि इसके माँ बाप दोनों हॉस्पिटल में एडमिट है, जब तक इसके माँ बाप ठीक नहीं हो जाते तब तक ये यहीं पर रहेगा। जिस पर मोमो कहती है अगर ऐसा है तो इसे अपने पड़ोसियों के पास रहना चाहिए, ना कि यहाँ पर। तभी सस्ते फुनाडे कहती है क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ पर रुक जाए तो, वैसे भी हमें दूसरों के मुश्किल वक्त में काम आना चाहिए। मोमो बर्तन धुलते वक्त अपने मन में सोच रही थी कि जीजी और मैं इतने क्लोज भी नहीं थे कि वो यहाँ पर रहने आ जाए। जीजी मोमो से सॉरी बोलता है मोमो का मजाक उड़ाने के लिए बचपन में भूतों को लेकर, और ये आगे कहता है कि अब इसे भी भूत दिखाई पड़ते हैं, जो सुन के मोमो शौक हो जाती है और इसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई गोल्डन बॉल तो नहीं मिली। ये कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर ये बताता है कि जब ये छोटा था तो इसकी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। इसके घर के चारों तरफ माउंटेन्स थे, इसे ये जगह पहले बहुत ही पसंद थी। धीरे धीरे इसके साथ अजीब चीजें होने लगी। इसने ये चीज अपने पेरेंट्स को भी बताने की कोशिश की थी, बट उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसने खुद को यह भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि सब बस उसकी इमेजिनेशन है। लेकिन एक दिन इसके सामने एक घोस्ट आके खड़ा हो गया और वह इसको हर दिन दिखाई पड़ता है। जिस दिन इसको वो घोस्ट दिखा था उसी दिन से इसके पेरेंट्स की तबीयत खराब होने लगी। के बाद इन्होंने 5 स्पिरिट मीडियम को ही बुलाया था। स्पिरिट मीडियम मतलब तांत्रिक वगैरह, उनमें से 3 ने सुसाइड कर लिया और बाकी के भाग गए। उन्होंने बताया कि इनकी आखिरी उम्मीद अपनी सस्ते फुनाडे है। इधर सस्ते फुनाडे को देख रहे हो, मस्त मजे से टीवी देख रही है। जीजी दोबारा से मोमो से माफी मांगता है उसका मजाक उड़ाने के लिए बचपन में, और अभी भी वो उसे परेशान कर रहा है, इसके लिए भी मोमो उसे माफ कर देती है और कहती है मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही पावरफुल है, तुम टेंशन मत लो। ये सुन के जीजी शॉक हो जाता है कि सस्ते फुनाडे उसकी आंटी नहीं है, ग्रैंड मदर है, और वो मन में सोचता है कि ये किस एंगल से ये ग्रैंड मदर लगती है। तभी सस्ते फुनाडे कहती है
है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरी पावर सिर्फ इस सिटी के अंदर यूज कर पाती हूँ मैं। अगर मैं सिटी के बाहर गई तो मैं यूजलेस हूँ। ये काम अब मोमो को करना पड़ेगा। पहले जीजी को घोष नहीं दिखाई पड़ते थे, बट उसे अब घोष दिखाई देते हैं। कहीं इसका ताल्लुक उस गोल्डन बॉल से तो नहीं? मोमो, अगर तुमने एक केस सॉल्व कर दिया तो तुम जितने चाहो उतने यूनिफॉर्म ले सकती हो। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं कि जीजी ने भी एडमिशन ले चुका होता है इसी स्कूल में। जीजी को देखकर स्कूल के सभी लड़के जेलस हो रहे होते हैं, क्योंकि जीजी अपनी फनी हरकतों के कारण सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा होता है। ये देखकर सभी लड़कों की सुलग रही होती है। इधर मोमो के दोस्तों को भी पहले जीजी पसंद नहीं आता है, बट फिर ये जोकर अपनी हरकतों से मोमो की फ्रेंड को भी इम्प्रेस कर लेता है। इसके बाद जीजी सभी उस क्लास वालों को बताता है कि वे मोमो के साथ उसके घर में रहता है। क्लास में सभी लोग समझ रहे थे कि जीजी और मोमो के बीच कुछ चल रहा है। तभी मोमो जीजी के पीछे आकर उसका गला पकड़ लेती है। इधर हम अकारुण की क्लास देखते हैं, जहाँ पर अकारुण सोच रहा होता है कि कहीं मोमो दोबारा से जीजी को पसंद न करने लगे और मोमो उसे भूल जाएगी और वे अपना सारा टाइम सिर्फ जीजी के साथ बिताएगी। वह सब सोच ही रहा होता है, तभी लंच ब्रेक हो जाता है। इसके बाद अकारुण लंच ब्रेक में जाकर वर्कआउट करने लगता है। तभी वहाँ मोमो आ जाती है। अकारुण मोमो को देखकर झाड़ियों में गिर जाता है। अकारुण थोड़ा शर्माते हुए पूछता है, क्या तुमने लंच कर लिया? तभी मोमो कहती है, नहीं, मैं यहीं पर लंच करूंगी और तुम पे नजर रखूंगी, कहीं तुम और आयरा दोबारा से कुछ न करने लगो। फिर हम देखते हैं कि अकारुण वर्कआउट में प्रोग्रेस कर रहा होता है। ये देख मोमो कहती है, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, जो सुनकर अकारुण की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी जोकर यहाँ पर टपक पड़ता है और वे मोमो के लिए कुछ योगर्ट लाया हुआ था, जो कि मोमो को बहुत ही पसंद होता है। जो देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो योगर्ट खाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। अकारुण ये सब देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो यहाँ से जाने ही लगता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने एक पुतला भागते हुए आ रहा होता है। इस पुतले का नाम होता है टारो। इसे देखकर अकारुण की फट जाती है और वो मोमो की तरफ भागने लगता है, बट टारो की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। वह अकारुण के साथ ही साथ भाग रहा होता है और ये कहता है, कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता। मोमो इसके सामने ही खड़ी हो जाती है और इसे रोकने की कोशिश करती है, जिसे देख जीजी को लगता है कि मोमो को चोट लग सकती है। तो वह जाकर मोमो को पकड़कर जमीन पे लिटा देता है। पुतला इनके ऊपर से छलांग लगा के निकलता है तो मोमो को उसके नीचे एक गोल्डन बॉल दिख जाती है। मोमो टारो को अपने साइकिक हैंड का यूज कर रोकने की कोशिश करती है, बट वो रुकता नहीं है। वो इसे भी साथ में उड़ा ले जाता है। जीजी ने मोमो को पकड़ रखा था। अकारुण को ये देख टारो से ज्यादा जीजी की टेंशन हो रही थी कि उसने मोमो को पकड़ रखा था। इसके बाद अकारुण ट्रांसफॉर्म होकर टारो के पास पहुंच जाता है। इसके बाद टारो कहता है, तुम लोग चाहे इतनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। दोनों टारो के पीछे अभी भी लटके हुए थे। दोनों एक कार से टकराने वाले होते हैं, तभी अकारुण आकर मोमो को बचा लेता है। अकारुण मोमो को अपनी पीठ पे बैठाकर टारो की तरफ भागने लगता है। मोमो अपनी साइकिक हैंड का यूज कर टारो को दोबारा पकड़ लेती है। इसके बाद अकारुण एक छत पे लैंड करता है। वहाँ पे अपने पैरों का हेल्प लेकर रुक जाता है। इधर टारो भी भाग नहीं पा रहा होता है। तीनों लोग अपनी ताकत लगाकर टारो को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तभी टारो कहता है, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे जाना ही होगा। इसके बाद टारो अपने सभी बॉडी पार्ट को डिसेंबल करके खुद को बचा लेता है और यहाँ से भागने लगता है। लोग उसका पीछा करते हुए एक कबाड़ खाने में जाते हैं, जहाँ पर ये लोग टारो को जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं। फिर ये लोग मोमो से पूछते हैं, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये यहाँ पर है? जिस पर मोमो बताती है कि जब इसने अपने बॉडी पार्ट को डिसेंबल किया था तो मोमो ने इसके हार्ट को पकड़ लिया था। मोमो इसके हार्ट पे मुक्का मारती थी तो इसके चिल्लाने की आवाज आती थी और वे इसी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। इसके बाद मोमो कहती है, हम लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने यहाँ नहीं आए हैं, हमें तो बस वो गोल्डन बॉल देखनी है, उसके बदले में हम तुम्हें तुम्हारा हार्ट वापस कर देंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि कबाड़ के अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। फुन टारो कबाड़ में जाके कबाड़ इधर उधर फेंक के उसे बाहर निकालने लगता है। वह उसे ढूंढ लेता है और हम देखते हैं कि वह लड़की इसी की तरह ही एक डॉल है, जिसके अंचे पंचे ढीले हो चुके थे। इस फीमेल डॉल का नाम होता है हाना। असल में हाना और टारो एक ही एक्सपेरिमेंट के पार्ट है। हाना की हालत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हाना को कचड़ में फेंक दिया, जिसे ढूंढते हुए टारो यहाँ तक आ गया। जिसमें हाना कहती है, तुम्हें भी वापस चला जाना चाहिए, वरना वो लोग तुम्हें भी यहाँ पर फेंक देंगे। जिस पे टारो कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में कलरफुल हो चुकी है। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उनकी ये बातें अकारुण बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और ये बातें सुनते सुनते वो भी बहुत
बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये तीनों फस्ती फुनाडे से भीख मांग रहे होते हैं कि वह इन्हें हाना को घर पे रखने की परमिशन दे दे। फस्ती फुनाडे अकारुन से कहती है तुम हाना को अपने घर पे क्यों नहीं रख लेते। तभी अकारुन कहता है वह एक सुपर नेचुरल है, ये आपके घर पे ही ज्यादा सही रहेगी। तभी मोमो कहती है आखिर हम इसे अपने घर पे क्यों नहीं रख सकते, हमारे यहाँ तो पहले से ही एक फालतू बिल्ली है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी म्याऊ म्याऊ करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक प्लास्टिक डॉल से कंपेयर करने की। के बाद फस्ती फुनाडे पूछती है कि आखिर जो वो मेल है वो कहाँ पर रहेगा। तो मोमो बताती है कि वह वापस से केमिस्ट्री लैब चला गया है, जब तक हाना हमारे साथ सेफ है तब तक वो वहीं रहेगा, लेकिन वह रोज रात को हाना से मिलने आएगा। फस्ती फुनाडे ये सब सुनने के बाद उसे यहाँ रुकने की परमिशन दे देती है। मोमो ने जो गोल्डन बॉल देखी थी वो एक क्रिसमस हार्वेस्ट था। इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि जीजी की इधर टर्बो ग्रैनी धुलाई कर रही होती है क्योंकि वह उसे कब से परेशान कर रहा था। इसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है। मोमो एक बड़ी सी टेबल को उठाकर अकेले ही लगा रही होती है, जिसे देख जीजी मोमो की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा पावर है। इसके बाद वह अकारुन से कहता है कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा कूल है, बस मेरे पास भी ऐसी पावर होती। बाद जीजी मोमो के साथ मस्ती करने लगता है। ये देख अकारुन जेलस हो रहा होता है। इसके बाद जीजी मोमो के बालों से एक लिड निकालता है। ये देखकर मोमो ब्लेस करने लगती है और जीजी को थैंक्स बोलती है। देखा करुण की तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर उसे टारो की बात याद आती है जो उसने हाना से कही थी कि वह उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और किसी भी कीमत पे वह उससे दूर नहीं जाने देगा। जिसके बाद करुण भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और मोमो के ऊपर कूद पड़ता है और इसके बालों से भी एक लिड निकालता है। मोमो इसके बाद इससे भी थैंक यू बोलती है। इसके बाद करुण कहता है उसने डिसाइड किया है कि वह और ज्यादा होल्ड बैक नहीं करेगा, वह हमेशा आगे बढ़ के फाइट करेगा। तभी मोमो पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद करुण मोमो के हाथ से टेबल ले लेता है और उसकी जगह पे उसे लगा देता है और वह बहुत ही फनी तरीके से डांस करने लगता है मोमो को इम्प्रेस करने के लिए। फला जोकर लग रहा है मुझे तो। और ये दोनों जोकर साथ में ही नाचने लगते हैं। इसके बाद फस्ती फुनाडे मोमो को कहती है तुम इस वीकेंड जीजी के घर जाने वाली हो, अपने अंडरगारमेंट्स पैक करना मत भूलना। कि मोमो गुस्सा हो जाती है। तभी करुण कहता है तुम जीजी के घर जा रही हो रहने। मोमो फिर थोड़ा सोचती है, मुझे लगा कि मैंने इसे सब कुछ बता दिया है कि वह जीजी के घर में कर्ज को एग्जॉर्शन करने जा रही है। ये सुनकर अकारुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर मोमो और जीजी दोनों एक घर में अकेले कैसे रह सकते हैं। मोमो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भी साथ चलने के लिए पूछने वाली थी। इसके बाद अकारुन अपना पार्टी बदल लेता है और कहता है चलो चलते हैं, फिर ये सब जल्दी खत्म होगा तभी तो जीजी अपने घर वापस जाएगा। इसके बाद रात हो जाती है। इधर हम स्कूल में देखते हैं कुछ बच्चे घोष को ढूंढने वाला गेम खेल रहे होते हैं स्कूल में और अचानक से ही वे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। वह और कोई नहीं टारो था जो इनकी तरफ ही आ रहा होता है। ये देख के इन बच्चों की फट चुकी होती है। टारो असल में हाना से मिलने सस्ती फुनाटे के घर जा रहा होता है। वह खिड़की तोड़ के ही कूद जाता है बट रास्ते में ही उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है। इस वजह से वह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर हाना और मोमो उसका इंतजार कर रही होती है। ये 4 बजे तक मोमो नींद में कहती है टारो जरूर आ रहा होगा। हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। तो दौड़ता हुआ हाना की तरफ आ रहा होता है और आते ही उसे हक कर लेता है और वे लेट आने के लिए उससे सॉरी भी बोलता है। इधर हम जीजी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे अभी भी वही घोस्ट दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों जीजी के घर जाने के लिए निकल पड़े होते हैं। ट्रेन में ही कार्ड्स खेल रहे होते हैं। अकारुन इस गेम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जीजी और मोमो उनके मजे ले रहे होते हैं। इसके बाद जीजी अपने बैग से काफी सारे स्नैक्स निकालता है जिसे देख मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों अपनी बचपन की मेमोरीज याद करने लगते हैं। देखकर अकारुन फिर से जेलस होने लगता है। अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने दूसरे अंडे के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद मोमो अकारुन से पूछती है आखिर तुम्हें क्या हुआ। फिर अकारुन चिल्लाते हुए कहता है मेरे अंडे। मोमो कहती है तुम अपने अंडे के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जीजी कहता है आखिर तुम लोग बताओगे मुझे किस बारे में बात कर रहे हो। इस पर मोमो कहती है अरे रहने दो, ये बहुत ही लंबी कहानी है। जीजी फिर से फनी फेस बनाने लगता है। ये देखकर अकारुन डिसाइड करता है कि वह मोमो का टेंशन लेकर रहेगा और वो चिल्ला के कहता है कि वह कुशिने किनो को एलियन के बारे में बताने वाला है। जिस पर मोमो खुश होकर कहती है बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। जीजी फिर से अपना फनी फेस बनाने लगता है और मोमो का टेंशन अपनी तरफ कर लेता है। इसके बाद अकारुन कापा एलियन के बारे में बताने लगता है। उनका जीजी भी इसकी तरफ देखने लगता है। जी अकारुन की बातों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा होता है और ये दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं। इसके बाद जीजी अकारुन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है और कहता
है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जिस पर अकारण मन में सोचता है कि कोई मोमो का दोस्त है तो वो मेरा भी तो दोस्त हुआ। और वे आगे मन में सोचता है कि वैसे तो जीजी काफी अच्छा लड़का है, बट मैं उसे मोमो के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जीजी के टाउन में आ चुके होते हैं, पर ये लोग काफी सारी सीढ़ियां चढ़ के जीजी के घर पे आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर अकारुण की हालत तो बहुत ही खराब होती है। इसके बाद जीजी मोमो से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई भूतिया औरा दिखाई दे रहा है? इस पे मोमो कहती है, यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है। तभी अकारुण झाड़ियों में कुछ नोटिस करता है, लेकिन वहाँ पे वो जब देखता है तो कुछ भी नहीं होता और वो उसे इग्नोर कर अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे बंदे होते हैं, मुझे हफ्सी दरिंदे से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे हैं। फिर मोमो ये घर देखने के बाद कहती है, यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है, तो हो सकता है कि वे अभी हम लोग से छिप रहा है, वे रात को बाहर आएगा आई थिंक। तो ये भी हो सकता है कि वे एक नॉर्मल सा घोस्ट हो, उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम हो, जिस वजह से मैं उसकी ऑरा को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। ये सोचती है कि वह कोई छोटा मोटा घोस्ट होगा और बड़ी आसानी से वह इसे हरा देगी। बाद मोमो कहती है, मैं नहाने जा रही हूँ। अकारुण उससे पूछता है, अगर वह घोस्ट यहाँ पर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? तभी मोमो कहती है, मैं रात होने से पहले ही आ जाऊंगी यहाँ पर। के बाद मोमो यहाँ से चली जाती है। इधर हम अकारुण और जीजी को देखते हैं जो कि सॉकर खेल रहे होते हैं। बेचारा अकारुण सही से किक भी नहीं कर पा रहा होता है। सॉकर खेलते हुए जीजी अकारुण से पूछता है कि क्या तुम मोमो से प्यार करते हो? अकारुण बहुत ही ज्यादा ब्लफ करने लगता है और आगे कहता है कि मोमो उसकी पहली दोस्त है, इसीलिए वह उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद जीजी कहता है कि उसे मोमो के फेस और उसकी पर्सनालिटी से बहुत ही ज्यादा प्यार है। उसके बाद अकारुण कहता है वो भी मोमो से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और इन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है कि मोमो से ज्यादा प्यार कौन करता है। फिर जीजी कहता है कि वह मोमो का बचपन के दोस्त है, इसीलिए वह जीत गया। इस पर अकारुण सोचता है कि उसने तो गलती से मोमो को किस भी किया था। वे ये सोचते हुए बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो नहा रही होती है। यहाँ पर कुछ ठरके बुढ़े आ जाते हैं जो मोमो के बारे में गलत गलत बोलने लगते हैं। देखते हैं अकारुण और जीजी अभी भी मोमो को लेकर फाइट कर रहे होते हैं। तभी अकारुण नोटिस करता है कि जीजी का घर बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है, वे अंदर से इतना बड़ा नहीं है। बस हम फिर मोमो को देखते हैं जहाँ पर ये ठरकी दरिंदे मोमो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। बहुत बुरी तरीके से लग चुकी होती है। मोमो को यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। सोच रही होती है कि क्या वे अपनी साइकिक पावर का यूज कर इन सबसे निपट लेगी। इधर हम जीजी और अकारुण को देखते हैं क्योंकि दीवार में होल कर रहे होते हैं। फिनोबिज ये किस लिए होल कर रहे हैं यार? ये दोनों अब दीवार के साथ ही शुरू हो जाएंगे क्या? ये दोनों जब इस शेड में देखते हैं कि दीवार के उस पर एक खाली कमरा है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा तालिफमान होते हैं। फिर मोमो इन ठरकी दरिंदों के ऊपर अटैक कर रही होती है, बट उन सबका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। वे एक ठरकी बुढ़ा आकर मोमो का हाथ पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबाने लगता है। और सुनोबिज यहाँ पर ये फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। सुनोबिज अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। सुनोबिज मैंने हाल ही में ही एक काफी खतरनाक मानवा खबर की है जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगी। मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। बाय बाय, सायोनारा।